folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े बुजुर्ग ख़वातीन और हज़रात जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं सुनने वालों को वालेकुम। 1:20 हो चुके हैं। This is Hot FM 105. Welcome to the late night horror show. Welcome to my program. Welcome to Hot FM 105 and my name is Minhaj Ali Askari. अक्सर मूवीज में अगर हम फिल्मों की बातें करें, फिल्मों में हर किस्म का जॉनरा जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है। कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, लव स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिल और हॉरर भी। हर मूवी में एक ऐसे घर का जिक्र होता है जिसमें कुछ या चंद अफराद नए नए रहने आए होते हैं। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके मसले और मसाइल बढ़ते जाते हैं और फिर उन मसलों की जो रीजनिंग होती है वो मुख्तलिफ होती जाती है। वो लॉजिकल रीजनिंग से होते होते पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इलॉजिकल रीजंस पे चली जाती है। ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं जो कि शायद इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। और फिर यकीन हो जाता है उस बात का जिसका अभी भी अमूमन ज्यादातर लोगों को उनका जहन, उनका ब्रेन, उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। एंड यस, we're talking about the paranormal activities around us. हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाकों में, हमारे शहर में ऐसे कई सारे घर हैं, ऐसे कई सारे एरियाज हैं जिसमें वहां के रहने वालों को कुछ ना कुछ महसूस जरूर होता है। आया वो सोशल प्रॉब्लम हो या वह कोई पैरानॉर्मल। वो तमाम लोग जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपनी हाजिरी लगाएं। बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाओ, लिखिए OT स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, भेज अपने SMS 1313 पे। कहानी जो सबसे पहले मैं शामिल करना चाहूंगा अपने शो में, वो ना तो हमें किसी ने ईमेल की, ना ही खत के जरिए हम तक पहुंची, ना ही किसी ने फोन पे बताया, ना ही कोई SMS किया। एक कहानी है एक उस नए शादीशुदा जोड़े की जिसने अभी अभी अपना घर शिफ्ट किया होता है और वो घर नहीं महल होता है, इतना बड़ा कि जिसमें शायद 50 फैमिलीज भी अगर रह लें तो वो भी छोटी पड़े। तो असल में उसको महल कह देना ही दुरुस्त होगा। पुराने जमाने का वो जो महल था एक एरिया में सबसे कॉर्नर पे बना हुआ, उसके इर्द गिर्द जंगलात ही जंगलात और एक पतली सी रोड जो कि उस महल के मेन गेट तक जाती है। ये फैमिली चूंकि
गांव से शहर की तरफ, बल्कि शहर से गांव की तरफ शिफ्ट होती है तो उनके लिए जरा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी चूंकि काम की वजह से वो आज साहब आए थे इसलिए उनको अपनी फैमिली के साथ आना पड़ता है। मियां बीवी अपने सामान पैक करके गांव की तरफ निकलते हैं। रास्ते में पहुंचते हैं और जब अपने मंजिल तक पहुंचते, अपने महल तक पहुंचते, अपने घर तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक शाम हो चुकी होती है। वहां पे जो मुलाजिम होते हैं वो आते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उनके कमरों में जाके रखते हैं और फिर वो सो जाते हैं। दूसरे दिन जब उठते हैं तो सुबह हस्बैंड साहब जो है वो अपने काम पे चले जाते हैं और बेगम साहिबा उस घर में अपने नौकरों के साथ, नौकर के साथ घर की सफाई और कामकाज में लग जाते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के चलने की, और ऐसे चलने की जैसे कोई स्टिक लेके चल रहा हो। यह आवाज सबसे पहले बेगम साहिबा को आती है। वो उठती हैं, वो आगे झांक देखती हैं तो कोई भी नहीं होता। गली में जाती हैं, वहां देखती हैं कोई नहीं होता। एले में जाती हैं, वहां देखती हैं कोई नहीं है। हॉल में जाती हैं, वहां देखती हैं वहां कोई नहीं है। सिर्फ एक खिड़की खुली होती है जिसमें से तेज हवा आ रही होती है, बस। वो खिड़की बंद करके पलट के अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हैं तो हल्की सी कुर्सी हिलती है, ऐसे जैसे कोई आके बैठा हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। 2-4 दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन हस्बैंड साहब को जरा रात भर के लिए अपने काम में, अपने दफ्तर में रुकना पड़ा। तो बेगम जब अकेली होती हैं तो उनको फिर वही आवाज आना शुरू होती है और इस बार दर्द से चीखने की आवाज आती है और उस फ्लोर पे जहां पे कोई नहीं रहता। बड़ी परेशान हाल में वो आगे निकल के झांक के देखती हैं तो वहीं से आवाज आ रही होती है। फिर वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उनके नौकर आते हैं और वो उनको ढारस मिलती है। सुबह जैसे उनके हस्बैंड आते हैं वो उनको सारा वाकया बताती हैं और फिर उनके हस्बैंड एज यूजुअल जैसे हमारे यहाँ लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारा वहम है और ये फलाना, और उसके बाद बात अनगही हो जाती है। लेकिन ये बात उस इंसान के कान तक जरूर पहुंच जाती है जिसने वो घर उन दोनों को दिलाया होता है और वो कोई ना कोई राज अपने अंदर रखे बैठा होता है। इसी तरीके से 1-1.5 हफ्ता गुजरता है और फिर इस तरह के वाकयात दिन बर दिन बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन आता है कि फिर से किसी की पुकारने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, और एक मखसूस जगह से आती है। उस जगह से जिस कमरे को बंद हुए कई साल हो चुके होते हैं और उसको अभी तक उन्होंने खोला नहीं होता, और बल्कि वहां के जो मुलाजिम होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि इस कमरे को ना खोलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत पुराना सामान है और इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। रात के 3-4 बजते हैं, आवाज आना शुरू होती है और हमेशा ये आवाज उस औरत को ही आती है। इस बार भी वो बाहर निकल के झांक के देखती है तो उसको लगता है कि शायद सामने से कोई गुजरा और उस कमरे के सामने से गुजरा। वो परेशान हाल में आगे बढ़ती देखती है कि शायद कोई नौकर हो, और जैसे ही वो आगे बढ़ती तो वो उस कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलता है। वो 2 कदम आगे बढ़ाती है उस कमरे में दाखिल होने के लिए, लेकिन अचानक से रुक जाती है और फिर उस कमरे के दरवाजे जोर से खुलते हैं और उसके अंदर से कोई एक ऐसी चीज आती है जो उसको खींचती हुई उस कमरे के अंदर वापस ले जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस दरवाजे के शोर से जब मियां साहब उठते हैं वो भागते हैं, देखते हैं तो उस कमरे का
दरवाजा लॉक हुआ वो तो ताले से, बाकायदा जंजीरों से, जैसे पहले था। और उसमें से उसकी बेगम की आवाज आ रही होती है। वो जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर से उसकी बेगम निकलती है और ये सब परेशान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होती है वो कहानी जिसको बताना आई थिंक बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे। ये कहानी जरूर आप लोगों को सुनी सुनाई लग रही होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा मशहूर फिल्म की कहानी है। लेकिन ये कहानी फिल्म की कहानी नहीं, इस पे फिल्म बेस की गई है, लेकिन ये असल कहानी है यूरोप के एक ऐसे शहर की, एक ऐसे गांव की, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसे वाकयात तकरीबन रोजाना ही होना शुरू हो चुके थे। रोमानिया यूरोप के एक ऐसा शहर जहां शायद दुनिया की सबसे अजीम तरीन हिस्ट्री मौजूद है, वर्ल्ड वॉर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, हर चीज के हवाले से। और वो आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज में से शायद बहुत ज्यादा पुरानी कंट्रीज में से एक भी है। यू कैन इमेजिन, ये जितनी पुरानी चीज होती है उसकी उतनी ही हिस्ट्री होती है। Welcome to Hot FM 105, ladies and gentlemen. My name is Minhaj Ali Askari and this is Hot FM 105. इस प्रोग्राम में शामिल होने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, फेसबुक पे जाइए तो लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। इसको ज्वाइन कीजिए और अपने वाकयात, किस्से, कहानियां सब कुछ उधर शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है SMS करने का। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और भेज दो अपना SMS 1313 पे। और तीसरा, कॉल करने का 111 000 105। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों के नाम से जिन्होंने अपने SMS हमें भेजे हैं फेसबुक पे या फिर 1313 पे। आसिफ रशीद, थैंक यू सो मच। हिरा खान, शाहिद खान, वो शुक्रिया आपका। शुजात सिद्दीकी, अगेन थैंक यू। जोएब अहमद, आई थिंक हमारी वेबसाइट अभी कुछ वजह से काम नहीं कर रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो जल्द से जल्द उसको अपलोड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। वकास अहमद खान, बहुत शुक्रिया। शामीर अली, थैंक यू। शाहिद खान, राहिल अशरफ, फातिमा, थैंक यू सो मच। शाहरोज, बहुत बहुत शुक्रिया। अली एंड मिस्टर आवारा, ओके। अब्दुल रहमान, इरफान कमर, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मजीद मैसेजेस भेजे। दानिश, दानी, रुबास, नौशाद, नोमान, मसूद, फाज, मानी, अगेन। बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अफान बात कर रहा हूँ। जी अफान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैंने आपको भी वेडनेसडे को भी कॉल की थी। जी जी, फर्स्ट कॉलर था मैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि जो बात हुई थी सीबी वाली, जी जी, कि एक लड़की दिखाई देती है। अब जो जिसने ये वाकया बताया वो माइंड नहीं करे, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि मेरे पापा तो अभी फील्ड पे हैं। जी, मेरे पापा भी फील्ड पे हैं। सही। लेकिन जब वो कराची आते हैं उनको फिशिंग का काफी शौक है। सही। तो वो रात को तकरीबन 1-1 बजे ना जाते हैं और वो सुबह 7-8 बजे आते हैं तकरीबन ना, क्योंकि वो छुट्टियां होती हैं उनकी उस वक्त, तो इस वजह से। तो अब
रोज का जाना होता है उनका तकरीबन, तो ऐसा उनको ना कभी महसूस नहीं हुआ। हो सकता है उनके साथ ना हुआ हो, कि उसी रोड पे वो जाते हैं। नहीं तो हो सकता है वो उनके साथ ना हुआ हो। और एक बात और कि वैसे मैं मानता तो हूँ इस बात को कि जब हम उधर जाते हैं। आपके पास कोई कहानी वाक़या है जनाब? आप पुराने शोज की बात ना करें, अभी आपके पास अगर कोई वाक़या है? जी वाक़या है। जी बताइए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दादा रहते थे पहले इस्लामाबाद में। सही। तो उनका एक घर था, मतलब वो इस्लामाबाद पे जो पहाड़ियाँ बनी है शक्करपड़ियाँ वगैरह की, वहाँ पे उन्होंने एक घर था ना उनका। जैसे कभी हम उधर वीकेंड मनाने जाते या छुट्टियों के लिए जाते तो हम उधर रुकते थे। सही। तो काफी खूबसूरत जगह थी। तो अब एक दिन हम और वैसे मेरे दादा उसको रेंट पे दिया करते थे और जून जुलाई में वो हम वैसे अपने यूज के लिए रखते थे। तो अब हुआ ये कि हमने रेंट पे दिया, तो उसके बाद जब जून जुलाई आया तो हमने वो खत्म कर दिया। फिर हम गए उधर ना, मैं गया अपने कुछ दोस्तों के साथ। उधर हम लोग पहुंचे तो हमने उधर के केयर से पूछा कि सब सही है। उसने तकरीबन मतलब थोड़ा सा घबराते हुए जवाब दिया। अब मुझे हैरानी हुई कि हुआ क्या ना। मैंने कहा पता नहीं क्या डर वर रहा होगा अभी, पता नहीं। तो अच्छा, फिर हम लोगों ने सारे कितने खाना वाना खाया। अब रात को लेट गए, अब लेटे कमरे में। तो फिर कहते हैं, अब सुबह हम जब उठे ना तो हमारा एक दोस्त नहीं था ना। सही। अब हम हैरान, अब हम ढूंढ रहे ना उसको, ढूंढते रहे। मतलब वो घर भी काफी हवेली टाइप का था ना। तो हम ढूंढते रहे। तो हमें एक कोने वाले कमरे में ना वो जाके हमें मिला। उसको तकरीबन काफी वो परेशान था, डरा हुआ था ना। अब हमने उसको पूछने की कोशिश की तो अब वो बोल भी नहीं रहा। ठीक है, वो बोल रहा वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। अब हम हैरान, मैंने कहा यार क्या है ऐसा, सही है। तो अब हमने क्या पता नहीं क्या हुआ इसको ना। अच्छा, फिर हमने उसको वहाँ पे किसी उस पे आराम कराया। वहाँ पे तो उसको बोला कि क्या बोलते केयर टेकर को कि डॉक्टर को बुला के ले आओ। तो वो गया, उसको बुला के आया डॉक्टर को। उन्होंने बताया कि इसको किसी वजह से शॉक लगा है, कि किसी चीज को ये देख के डर गया है बहुत ज्यादा ना, इस वजह से ऐसा रहा। हमने कहा अच्छा सही है। उन्होंने मेडिसिन दी, हम लोग अब उसको रख रहे। तो अब वो ये कि अब जब हम रात को फिर सोए, फिर हमने रात को देखा कि अब हमें कुछ आवाजें आने लगी ना, जैसे कोई खाता नहीं है किसी चीज की खाने की। अब हम हैरान, मैंने कहा 3-4 बजे कौन खा रहा होगा खाना, जबकि सब खाना खा के सोए। अभी 12 बजे ही हमने खाना खाया और फिर सोए थे हम। तो हमने जाके देखा, मैंने अपने दोस्तों को उठाया, यार ये हो क्या रहा है, चल के देखते हैं जरा। हम गए देखने, तो हमारा जो दोस्त जिसकी तबीयत खराब हुई थी ना, वो कच्चा गोश्त खा रहा था। तो हम सोचे कि इंसान कच्चा गोश्त कैसे खा रहा है, वो भी खून में लगा हुआ ना। अब हम पहले तो बहुत हैरान। कच्चा गोश्त खून में कैसे लगा होगा? कच्चा गोश्त तो घर में होगा ना। नहीं मतलब वो उसे कहते हैं, उधर से वो केयर टेकर जो था उसने वो काट के रखा था। नहीं काट के तो रखा होगा, काट के तो रखा होगा, मतलब खून लेकिन तो निकल वो जाता है। धोया नहीं था ना। वो केयर टेकर को कहीं काम से जाना पड़ गया तो उसने धोया नहीं, ऐसे ही उठा के रख दिया। साफ नहीं किया था वो गोश्त, तो ऐसे ही रह गया। तो वो खा रहा था। अब हम हैरान, यार ये हो क्या गया इसको। तो हमने जाके उसको हटाया वहाँ से। हमने उसको क्या किया, वो हिलाया जुलाया तो वो हंस रहा है ना। तो अब हम हैरान कि यार हो क्या रहा है ये। अच्छा, अब क्या कहते हैं, हमने फिर डॉक्टर को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि इनका दिमाग, ये हालत जो है वो खराब हो चुकी है। अब पता है जैसे कि डॉक्टर वगैरह तो इन बात को नहीं मानते, तो क्योंकि तो उन्होंने अपनी लॉजिक बनाना शुरू कर दी कि इसका वो शौक की वजह से ब्रेन खराब। हेलो हेलो
फरहान की जो कॉल थी वो ड्रॉप हो गई, आई एम सो सॉरी। एंड इट्स 1:40, दिस इज हॉट FM 105। आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो अपनी कहानी, अपना वाकया जब आपको ऑनर लिया जाए तो कोशिश करें जल्दी जल्दी अपने वाकयात, अपनी कहानियां पेश कीजिए ताकि बाकी तमाम लोगों को भी मौका मिले कॉल करने का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, चलते हैं कहानी की तरफ जो कि हमें सादिया जमशेद ने भेजी है। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, जो वाकया मैं आपको पेश करना जा रही हूँ वो मेरी मामी के साथ पेश आया था। वो गुलशन में नियर नीड्स सुपरमार्केट के करीब में ही मेरी मामी की अम्मी के घर पेश आया। ये 2009 की बात है। मेरी मामी, उनकी अम्मी और मेरी मामी की भाभी घर में मौजूद थे। ये लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे बच्चे खेल रहे हों और हंस रहे हों और कुछ बड़े बातें कर रहे हों। मेरी मामी समझी कि शायद बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं तो उन्होंने खिड़की से झांका। दोपहर के वक्त बाहर कोई नहीं था। मेरी मामी जैसे ही कमरे से बाहर आती तो आवाजें बंद हो जाती और जैसे ही कमरे में दाखिल होती वापस तो आवाजें दोबारा शुरू हो जाती। ये वक्तन फवक्तन होता रहा और इतना हो गया कि वो सब वहां जो मौजूद थे लोग वो बहुत डर गए। फिर उन लोगों ने किसी मौलवी को बुलाया तो पता लगा कि उनके घर में जिनों की एक पूरी फैमिली बसी हुई है और उनकी अम्मी के कई बार आहिस्ता ऐसा लगा जैसे दो औरतें उनकी अलमारी के पास बैठी बातें कर रही हैं और उनको ये भी लगता था कि कुछ बच्चे उनका बेड हिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वजिया जी वजिया साहबा, प्लीज अपना रेडियो सेट पीछे से बंद कर दें। जी, बंद कर दिया। जी, कोई वाकया है आपके पास? जी, मेरा अपना वाकया है, मैं अपने घर का। आप किधर से कॉल कर रही हैं? मैं जौहर से। जी बोलिए। मैं रात में सो रही थी अपनी मॉम के रूम में ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे ना कोई है, तो मैंने पीछे बैक साइड मुड़ के देखा तो मुझे लगा मेरी बहन ऐसे हाथ कर रही है सर पे ना, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका हाफ फेस ना बर्न था और वो ऐसे कही थी आ जाओ आ जाओ। तो मैं उठी, मैंने अपनी बहन को यूं करके हिलाया उठो उठो, तो नहीं उठ रही थी। फिर मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर गई। तो मेरे भाई ना रात में पढ़ते हैं। हेलो जी जी बोलिए। मेरे भाई रात में पढ़ रहे थे तो मैंने उनसे बोला, तो समझे कि मैं नींद में कुछ बोल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला उठो, तो मैंने कहा नहीं मैं सही में बोल रही हूँ, आप जाके अंदर देखें। तो उन्होंने डोर जब खोला है तो कोई भी नहीं था ना, तो मेरी अम्मी फिर उठ गई। उन्होंने फिर मुझे बोला कि कुछ नहीं है, फिर मुझे अपने पास बुला लिया बस। और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे स्कूल के रास्ते में ना वो लड़की दिखी और गाड़ी के सामने आ गई। मैंने अपने पापा से बोला पापा गाड़ी रोके वरना वो मर जाएगी। तो पापा सेड नहीं वो मर जाने दो उसे ना। तो फिर वो एकदम से गायब हो गई। और फिर उसके बाद मुझे नजर आई थी मेरे घर में ही, मैं अपनी अम्मी के ड्रेसिंग रूम में ना ब्रश कर रही थी, तो मेरे बैक साइड पे खड़ी हुई थी और कह रही थी क्यों बता दिया सबको, मना किया था ना तुम्हें, मारूंगी मैं तुम्हें, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तो फिर मैंने अम्मी को चिल्लाई जोर से, अम्मी ऊपर छत पे थी तो फिर अम्मी आ गई थी। ये आपके इसी घर में मतलब जिसमें आप अभी मौजूद हैं? जी उसी घर में। और आप अभी अकेली हैं? नहीं, भाई और मेरी बहन है। और ये वक्तन फवक्तन होता रहता है या अभी ये एक ही बार हुआ? एक ही दफा हुआ। फिर अम्मी किसी बाबा के पास ले गई थी तो उनको दिखाया तो उन्होंने बोला था कि मेरी जो पप्पो थी उनके घर में भी कुछ ऐसा सीन हुए थे, तो उन्हें बोले घर से आया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी वजिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं आयशा बात कर रही हूँ जौहर से। जी आयशा, अपना वाकया बताइएगा। मेरा वाकया मिनहाज भाई अभी रिसेंटली सैटरडे नाइट
नाइट को आपका शो सुन रही थी, तब हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था बताइए। हुआ ये था कि मेरे कुछ कजन आए हुए थे घर में और मैंने ये किया कि जैसे हम आपका शो साथ सुनेंगे, तो हम लोगों ने ऐसे लाउड स्पीकर में ना आपका जैसे प्रोग्राम चलाया। तो पहले तो ये हैरत हुई लोगों की, आपका चैनल नहीं लग रहा था। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने यही समझा कि जैसे ना सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, तो हम लोग विंडो की तरफ ना अपना सेल फोन ले गए और फिर मतलब ना आ गए चैनल, मतलब के सिग्नल आ गए और हम लोगों ने ट्यून कर लिया। तो थोड़ी देर बाद ये हुआ कि ना आपकी आई थिंक 2-3 कॉल्स आई होंगी और एकदम से ना मतलब हुआ ये कि आवाज खुद ब खुद ना इसकी रेडियो की बढ़ गई। तो हम लोगों ने कहा कि हो सकता है वैसे ही हो गई हो। तो अच्छा, उसके बाद आपने एक ऑडियो क्लिप भी लगाया था, तो उसके बाद वो ऑडियो क्लिप जैसे ही आपने ऑन एयर किया है, वो आवाज इतनी तेज हुई कि हम लोग ना एक दूसरे की तरफ डर के ना देखने लगे। अच्छा, हम लोग ना यही समझे, अच्छा मैं उस वक्त ना मजाक उड़ा रही थी कि चीजें कुछ नहीं, और ना अच्छा मेरा कजन कहने लगा कि देखो इन चीजों का मजाक मत उड़ाया करो। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। तो मैं हंसते हुए कहने लगी कि जो भी है भाई आ जाओ हमारे साथ शो सुन लो, और मैं जोर जोर से ना हंसने लग गई। और फिर एकदम से ना मतलब एक जो हमारा गेट है ना, गेट के साथ ही ना एकदम से ना कुत्ते की बात करने की आवाज आई। तो मेरा कजन कहने लगा देख लिया। मैंने कहा हाँ बस रहने दो तुम इस चीज को। तो एकदम से फिर यानी कि रिसेंटली उसी टाइम ना 6 कुत्ते एकदम से ना आके बात करने लगे। फिर थोड़ा सा मैं भी डाउट हुई कि ये गेट के पास खड़े होके क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, फिर वो आधे घंटे तक गेट के पास ना बात करते रहे। फिर मुझे डाउट हुआ कि यार यहीं क्यों खड़े हैं, जा क्यों नहीं रहे। फिर मैंने जाके ना अपनी मम्मा और अब्बू को ना उठाया कि ना आप उठे और देखिए क्या हो। तो अम्मी ना कहने लगी कि और करो तुम इन चीजों का। मतलब मुझे ना ये एहसास हुआ कि इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाना दे। और मतलब हमारे जो यहाँ बराबर में ना एक रात की रानी का जो फूल होता है ना पौधा, वो लगा हुआ है, उसकी खुशबू इतनी तेज उस वक्त रूम में हो गई थी मिनहाज भाई, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने ये जो फील किया है ना, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मेरे ढूंढते खड़े हो रहे हैं। और मैं किस तरह आपको बताऊं, बहुत बहुत उस वक्त हम लोग डर गए थे। और भाग के मेरे कजन ने उसी वक्त मेन स्विच ऑफ किया है और मतलब बहुत डर गए थे हम लोग। शायद ये सुनने में इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत डर गई थी मैं सुन के। बस मैं सबको, मेरे कॉल करने का यही है कि सब बस इन चीजों का मजाक ना उड़ाएं बस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, आप मेरे सिस्टर से सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करें। नहीं जैसा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। खुदा हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाकये की तरफ, जो कि हमें महानूर तारिक ने भेजा है। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, कैसे हैं आप? मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ। अब जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, ये रियल स्टोरी है। मेरी अम्मी ने हज भी किया हुआ है और मेरी अम्मी बचपन से ही नमाज और कुरान की तिलावत की पाबंद है। जब मेरी वालिदा छोटी थी, उनके साथ बहुत से वाकयात हुए थे, क्योंकि मेरी अम्मी की रिहाइश नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में थी। वहाँ अक्सर और बेशतर बहुत से वाकयात होते रहते थे। जैसे एक रात मेरी नानी के घर सब घर वाले सो रहे थे और मेरी अम्मी को रेडियो सुनने बहुत शौक था, क्योंकि उस जमाने में टीवी इतना कॉमन नहीं था। हमेशा की तरह वो उस रात बहुत रेडियो सुन रही थी कि अचानक अम्मी की नींद से आंख लग गई। तो अम्मी का सीना बहुत भारी होने लगा। जब मेरी अम्मी ने अपनी आंख खोली तो ये देखती हैं कि अजीब और गरीब किस्म की एक औरत, जो कि बहुत भयानक और लंबे काले स्याह वाले बाल, बिल्कुल उनका जो वो है बैठी औरत जो है बैठी हुई थी। ये देखकर अम्मी की जान निकल गई और अम्मी ने आयतुल कुर्सी का विर्द किया तो वो चुड़ैल औरत आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। मेरी अम्मी फिर अचानक उठकर नानी के पास जा गिरी और अगले दिन जब को होश आया तो अम्मी ने ये वाकया नानी को बताया। तो नानी ने पूछा कि क्या हुआ था, तो अम्मी ने पूरा वाकया बताया। और जिस रात ये वाकया अम्मी के साथ पेश आया था, उसी रात यही वाकया एरिया के बहुत सारे लड़कियों और औरतों के साथ हुआ था। और जब एक मौलवी को बताया तो उसने कहा जिन्नात की औरतों का गुजर उस रात इस एरिया से हुआ था, इसीलिए ये वाकया पेश आया। मैं हमेशा अपने शो में एक बात जरूर कहता हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है मैं
जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी नानी से या मेरी दादी से या मेरी वालदा से या मेरे बड़ों से मुझे मिली है, मैं कोशिश करता हूँ पास ऑन करने की। मेरी नानी और मेरी दादी दोनों अक्सर ये कहती थी, नानी तो अभी भी कहती हैं कि कभी भी रात को स्पेशली जब सोने का वक्त हो दरवाजे के सामने मत सोएं, रास्ते के बीच में मत सोएं। समझ नहीं आता था कभी, हमेशा मैं मजाक उड़ाता था, हमेशा जो है मैं कहता था ये क्या बात हुई, कोई हमसे क्या गिर जाएगा, हमसे टकरा के उसकी चोट लग जाएगी। ये बात मुझे जब तब समझ में आई जब मेरे खुद के एक सर्वेंट के साथ ऐसा हुआ। ये उसी घर की बात है जिसके बारे में मैंने पिछले शो में भी बताया था, गुलशन इकबाल का। वो काफी हद तक इन चीजों में घिरा हुआ था। तो मेरा जो नौकर था उसकी उम्र 16-17 साल और वो हमारे साथ कई सालों से था। तो हम उसको पढ़ाते भी थे, खाना और वो सब जो जिस तरीके से होता है एक नॉर्मल फैमिली मेंबर की तरह था। तो वो हमारे यहाँ एक जगह थी, ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर था जिसपे उसका बिस्तर था, वो वहां पे लगा के सो जाया करता था। वह जब जिस रास्ते पे वो बिस्तर लगाता था वो थी क्रॉसिंग, एक ऐसी जगह जिसे गुजर के हम बैल्कनी की तरफ जाते थे। ऑब्वियसली दरवाजा भी था, तो वो दरवाजा लॉक करके उसी दरवाजे पे अपना बिस्तर लगा के वहीं सो जाया करता था। मेरी नानी अक्सर उसको डांटा करती थी कि ये क्यों इस तरह लेटते हो, उधर लेटा करो और ये और फलाना ढिमकाना। कभी मानता था कभी नहीं मानता था। अब ये वाकया मेरी नानी ने मुझे बताया था। मेरी नानी तहज्जुद पढ़ने के लिए जब उठी और वो तहज्जुद पढ़ रही थी रात को, तो उन्होंने देखा जो मेरा वहां पे काम करने वाला था, उसका नाम इमरान था। तो कहती मैं नमाज पढ़ रही थी और मुझे आवाजें आना शुरू हुई जैसे कोई लड़ रहा है। तो मैंने जैसी नमाज गिरा और मैंने पीछे पलट के देखा तो इमरान जो था वो सोते में किसी से ऐसे लड़ रहा था जैसे अपना गला बचा रहा हो, और वो इतनी जोर जोर से करने लगा कि अचानक से उसकी आंख खुली और वो फौरन उठ के खड़ा हुआ और घबराया हुआ, उसके जैसे पसीने छूटे हुए होते और कुछ होता। और उसने जैसी नानी को देखा तो वो एकदम से मजीद और वो एक अजीब से जोन में चला गया और वो जाके कोने में एक सोफे पे जाके बैठ गया। तो मेरी नानी को अजीब सा हुआ कि हुआ क्या तुम्हें? फिर कुछ नहीं, बस वो ऐसी मेरा दिल घबरा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सब 2-3 दफा उसके साथ ऐसा है हुआ। मेरी नानी ने देखा, फिर उसकी तबीयत खराब होने लगी, फिर उसके साथ प्रॉब्लम्स होने लगी, वो दिन भर कमजोर हो गया। और एक दिन उसने हमें खैर बात कह दी, उसने कहा मैं आपके घर काम नहीं कर सकता, मेरा दिल नहीं लग रहा। ये कह के वो घर से चला गया और फिर जस्ट लाइफ मूव्स ऑन। थोड़े दिन के बाद वो दोबारा हमारे घर आया। हमने उसको बोला कि अगर तुम्हें दोबारा काम पे आना है तुम आ सकते हो और ये और फलाना। वो आया लेकिन फिर भी एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सका। इस बार जब वो छोड़ के जाने लगा घर तो मैंने पूछा कि हुआ क्या? तो कहते हैं मिराज भाई मैं जब इस जगह पे सोता था तो मुझे ख्वाब में एक औरत और एक मर्द नजर आता था, जो कि औरत जो थी कितने मैं आपको शक्ल नहीं बयान कर सकता, इतनी खौफनाक थी कि उसके बाल ही बाल मुंह पे और आंखें लाल और उसके नाखून बड़े हुए और दांतों से खून निकल रहा। वो मेरा गला दबा रही होती थी और जो मर्द होता था वो मुझे मार रहा होता था और मैं उससे लड़ रहा होता था और मुझे ऐसा लग रहा होता था कि शायद कि असल में ये लोग मुझे मार रहे हैं, लेकिन वो होता ख्वाब था। वो कहते हैं आखिरी बार उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, जिससे मुझे असली में जब मैंने आंख खोली तो कहता है वो मैंने जब असल में आंख खोली है, नींद से बेदार हुआ, तो मेरे सामने वो खड़े हुए थे और मेरा गला दबा रहे थे। मैं आपको भी बता तो रहा हूँ ये वाकया और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये वाकया बताते, लेकिन उसमें तकरीबन 2, 2.5, 3 साल रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ एक्चुअली। आप सोचिए, आप सो रहे हो और जब आपकी आंख खुले तो वही चीजें जो आपने ख्वाब में देखी आपके सामने खड़ी हो।
अपने नेक्स्ट वाकई की तरफ, जो कि शेख मोहम्मद यूसुफ इलियास ने हमें भेजा है। कहते हैं सलाम मिनहाज भाई। वालेकुम अस्सलाम मिनहाज भाई। ये तब का वाकया है जब मैं 6 मंथ्स का था और मेरी अम्मी हमें बताती हैं कि जब उनके फादर की डेथ होने वाली थी तो उनके फादर के साथ एक वाकया हुआ था। वाकया कुछ इस तरह है कि मेरी अम्मी लेकर जाती थी तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके फादर अपने आप से बातें करते हैं। कुछ इस तरह कह रहे थे कि नहीं बाबू आज मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ और तुम मुझे तंग मत किया करो, अभी मुझे नींद आ रही है और मुझे सुबह लेने आना, उस वक्त आना जिस टाइम पे सब सो रहे हैं। ये देखकर मेरी अम्मी चौंक गई और मेरे नाना के पास गई और उनसे पूछा कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो मेरे नाना ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी अम्मी को वहां से चले जाने को कह दिया और उनको अकेले छोड़ देने को कहा। बात गुजर गई, मेरी वालदा मुझे उठा के वापस कमरे में लेके आई और वो लोग सो गए। कहते जब मेरी अम्मी सुबह फजर में उनको उठाने के लिए गई तो वो उसके बेड उसके बाद कब नहीं उठ सके, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर मेरी अम्मी ने सबको ये वाकया बताया तो सब ने उनकी बात पे यकीन कर लिया। बिल्कुल दुरुस्त। कहते हैं कि मरने वाले को हमेशा एंड में या तो मौत के फरिश्ते नजर आते हैं या कोई ना कोई मखलूक जरूर नजर आती है। मेरे पास एक ऐसी क्लिप मौजूद है अपने पर्सनल मेरे नाना की, जिसको मैं कभी अपलोड नहीं करूंगा, ये मैंने कसम खाई हुई है। और वो एक ऐसी वीडियो है कि अगर आप लोग देख लें तो मेरे नाना को जब कैंसर डायग्नोज हुआ और लास्ट स्टेज, तो वो लियाकत नेशनल में हॉस्पिटलाइज हो गए थे। एक दिन मैं और मेरा भाई जो थे, हमने रात की ड्यूटी हमने अपने तरफ से फिक्स कर ली कि हम आज रुकेंगे। जब 2-3 बजे तो मैं अपने मैंने कहा भाई को कि भाई मैं जरा बाहर से होके आता हूँ, जरा फ्रेश एयर लेके, तुम जरा कमरे में बैठो और जब मैं आ जाऊंगा फिर तुम चले जाना। मैं लगा कि आधे घंटे बाद जब वापस आया तो भाई एकदम उसके होंठ सफेद हुए, घबराया हुआ। क्या हुआ? कह रहे ये वीडियो देखिए जो मैंने अभी बनाई है। कहते भाई मैं ऐसी अपना मोबाइल से खेल रहा था, मैंने वीडियो बनाना शुरू की कि जैसे ये कमरा है और इस तरीके से पहाड़ की और इसकी। तो कहते अचानक से बड़े पापा उठे। मैं अपने नाना को, हम सब अपने नाना को बड़े पापा कहते थे, और मेरे नाना ने अपनी गर्दन थोड़ी सी उठाई और वो एक डायरेक्शन में किसी को देख के बाकायदा मुखातिब हैं और पता नहीं कौन सी जबान में उनसे बात कर रहे हैं और बाकायदा बात कर रहे हैं। हमें आता है वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। और होता है ना कि आप बात करते करते बंदा मूव करता है तो आपकी आंखें मूव होती हैं और वो दिखा रहे हैं बाकायदा। हमजा उसके मेरे भाई के कैमरे में, वीडियो में पूरी वो चीज शामिल है कि एक बंदा जैसे वो बात कर रहे हैं नाना, और फिर पता नहीं किस मखलूक से बात करें, किससे बात करें, कुछ नहीं कह सकता। वो बात कर रहे हैं, बात करते करते वो मखलूक शायद कमरे से बाहर गई तो वो दरवाजे की तरफ उन्होंने देखा और वो फिर उन्होंने हमजा की, मेरे भाई की तरफ देखा और फिर वो सो गए और सुबह उनकी डेथ हो गई। तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ आपकी इस कहानी से शेख मोहम्मद यूसुफ, और बहुत शुक्रिया आपने अपना मैसेज भेजा। अगर आप लोग अपने वाकयात, अपनी कहानियां हमें सेंड करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, अपना वाकया लिखिए, भेज दें अपना SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमारा फैन पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली इसका सर्च कीजिए फेसबुक पे जाके, और जिसमें 16,000 प्लस मेंबर्स हों वो ऑफिशियल पेज होगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं। 111000105 नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और बढ़ते हैं अपने कॉल, देखते हैं लाइन कौन है। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मदीहा बात कर रही हूँ। जी मथिया, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं करंजी से बात कर रही हूँ। जी बताइएगा, कोई वाक़या है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास तो बहुत है, अच्छा वाक़या है और मेरी अपनी बड़ी बहन के साथ हुआ। बताइएगा। जी मेरी जो बड़ी बहन है ना, तो उन्होंने ना हमारे घर में बेरी का दरख्त था, तो उसमें से उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक औरत उड़ते हुए आई व्हाइट लिबास में। तो उनके जो पाँव नहीं थे और उनकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा। तो वो मेरी बहन को कहने लगी, अम्मी घर पे नहीं थी रात था। तो अम्मी को कहने लगी कि नहीं, मेरी बहन को कहने लगी कि अम्मी को मत बताना मैं आई थी, और ये कह के वो चली गई। तो अम्मी जब रात को आई वापस, तो मेरी बड़ी बहन ने अम्मी को बता दिया। तो दूसरे दिन भी अम्मी रात को वापस चली गई कहीं, तो वो दोबारा बताई। मेरी बड़ी बहन को कहने लगी कि मैंने मना किया था अम्मी को नहीं बताना, तो हमने अम्मी को बता दिया। तो इस तरह वो आती रही 2-3 दिन तक ना। तो एक दफा अम्मी ने खुद उसको सुबह के टाइम फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो बजरी वाले, जैसे बाहर घर बन रहा होता है, बजरी का पहाड़ जैसा बना के चले जाते हैं ना, वैसा वो बना ले गए। हमारे पीछे का घर बन रहा था, उसमें उसको बैठा हुआ देखा अम्मी ने, उसी औरत को। तो अम्मी ने उसको बहुत कसमें दी कि हमारी बेटी को तंग मत करो, मत आना, ये वो। तो वो फिर अम्मी ने उसको बहुत सारी कसमें दी और उसके सामने उसको कसमें दी। तो फिर दिन के बाद चली गई, नहीं आई। लेकिन वो उस शहर में जिसमें हम लोग घर में रहते थे, उसमें हम लोग ने काफी दफा उन औरतों का बसर देखा। फिर कायसब को बुलवाया, कायसब ने बोला हाँ इस शहर में है। चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं फरहान बोल रहा हूँ मलीर से। मिनाज भाई क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का शुक्र है। आपको इन बातों पे यकीन है? जी मिनाज भाई है। और ये यकीन कहाँ पेश है? मिनाज भाई पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि लोग जो भी वाकया सुनाएं वो सच्चा हो और यानी फैमिली में पेश आया। ये ना मेरे मामू अब्दुल हकीम नाम है उनका, नॉर्थ कराची 11 सेक्टर में रहते हैं। तो रात के टाइम ये 20 लग्जरी में ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी की। तो वो आ रहे थे इधर से सखी हसन वाले रास्ते पे ना, तो उन्हें ना एक बूढ़ी औरत नजर आई। तो ये बाइक पे थे, तो उन्होंने उनको हाथ दिया। तो उन्हें पहले तो हैरान हुए कि इतनी रात को कौन है मकसद। तो उन्होंने बोला मुझे ना बस स्टॉप तक छोड़ दें। तो उन्होंने उनको बिठा लिया मोटरसाइकिल पे। तो उन्हें ना मोटरसाइकिल थोड़ी सी ना जैसे वजनी सी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने बेटा कि इनके दिल में ना खौफ सा महसूस हुआ। तो इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तो आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो बुढ़िया कह रही है बेटा ये क्या पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ो। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, पढ़ते रहे। तो अचानक वो ना जैसे मोटरसाइकिल से ना ऐसा लगा जैसे कोई उतर गया और मोटरसाइकिल उनकी स्लिप हो गई ना। सही। तो और फिर एक हल्की से ना हंसने की आवाज आई कि आज तो तुम बच गए हो और यानी आइंदा नहीं बचोगे। तो उनको जो मोटरसाइकिल हुई है ना उनकी कोई भी आई और मकसद जख्मी, उनके कपड़े सारे गंदे हो गए थे। घर पे पहुंचे तो उन्होंने ये वाकया बताया कि जैसे मेरे साथ ये हुआ। आपके वालिद के साथ पेश आया? नहीं, ये मेरे मामू है अब्दुल हकीम, 20 लग्जरी में काम करते हैं। अगर आप तस्दीक करना चाहें तो उनसे पूछ भी सकते हैं। वो भी है मौजूद? नहीं अभी इधर नहीं है क्योंकि मैं तो मदीर में रहता हूँ ना।
चलो, वो नॉर्थ कराची में रहते हैं 11 सेक्टर में। चलें से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मिला जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं कौन लाइन पे मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? समीर रहमान बात कर रहा हूँ लैंडी से। जी समी, आपको क्या इन बातों पे यकीन है? जी बिल्कुल मिनाज भाई, मेरे साथ जो वाकया पेश आया है ना, शायद ही किसी के साथ आया हो। क्यों, क्या पेश बताइए। ये अभी लास्ट मंथ की बात है, ये पिछले महीने की। मैं और एक मेरा दोस्त, हम लोग शादी से होकर आ रहे थे वापसी बाइक पे। तो हम लोग आके बैठे, क्योंकि हमारी दोनों की मेरे दोस्त की और मेरी फैमिली खुद वहाँ पे शादी अटेंड करने गई थी। तो हम लोग आके गली के कोने पे बैठे। तो दरअसल जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे ना, तो एक हमें तकरीबन यही वक्त था 2 बजे का, तो रोड पे एक दुल्हन बनी हुई लड़की खड़ी हुई मिली थी। तो मेरे दोस्त ने बोला, देख इसको कुछ नहीं कहते, सीधे चल। तो मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त। उसने आधे रास्ते बाद मेरे को बोला कि यार वो लड़की थी और वगैरह वगैरह। हम लोग आके कोने पे बैठे हैं, तो तकरीबन 10 मिनट की बात कर रहे थे। तो वो वापसी आई लड़की, उसी रूप में वही हमारे सामने आके उसने हम लोगों से बात करी। उसने बोला, तुम मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? तो इतने में मेरे दोस्त ने बोला, देख इसके पैर और यहाँ से उठ, आयतल कुर्सी आती है तेरे को। हम लोग इतना ही पढ़ने की सोच रहे थे। तो उसके साथ जो पीछे लोग आए थे, वो उनके तकरीबन कुछ नहीं 8 फुट के वो लोग थे, जिन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ा और मुझे पकड़ा। उन्होंने बोला, इससे माफी मांगो इसी वक्त, नहीं तो तुम्हें यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो उस वक्त तो मेरा दोस्त माफी मांग रहा था, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने बोला, अच्छा गलती हो गई, हमें माफ कर दिएगा। तो इतना ही कहा था। तो वो लोग बोले, अब हमारा पीछा नहीं करना, आइंदा हमारे 12 तरीके की कोई बात नहीं करना। तो हम लोग सिर्फ यही कह गए। अभी बैठे थे, वापसी घर की तरफ भागने लगे, तो वो मेरा दोस्त मेरे पीछे आया, बोला वो शख्स दोबारा हमारे साथ आ रहे हैं। तो अभी इतना हम लोग कह के घर में घुसे थे, तो हमारे घर वाले आ गए। मैंने ये विगत छेड़ा, तो वही चीज मेरे सामने आई। उसने मेरे को बोला कि अगर बताया घर में किसी को भी, तो शायद आगे कोई मौका ना दिया जाए किसी को भी। तो अभी आपको बता रहा हूँ, तो अभी भी कोई ऐसी आवाजें मेरे को महसूस हो रही हैं अभी। बिल्कुल। और ये कब से हो रहा है आपके साथ? ये लास्ट मंथ से अभी तक हो रहा है। चलिए, अगर मेरे हिसाब से आपको ये बातें बतानी नहीं चाहिए, और ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अभी जाइए और वजू कीजिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह मियां से दुआ कीजिए। जी बिल्कुल, ये करता हूँ। तो मेरे को काफी सारी चीजें इस तरीके से रोक करने के लिए कि कभी जानमाज से धक्का दे देंगी, कभी मस्जिद जाने नहीं देंगी। सेंटर जाता हूँ, वहां तक पीछा होता है मेरा। तो आपने कभी किसी आलिम को दिखाया, किसी को दिखाया? पहुंचने नहीं देती ना ऐसी चीजें। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अभी मुसलसल इस तरीके आवाजें हद से ज्यादा तेज हो रही हैं। चलेगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप अभी जाइए और जाके वजू कीजिए, अगर आप बावजू नहीं हैं तो। और अपने सामने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कीजिए, जोर जोर से तिलावत कीजिए। चले, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। इन साहब ने तो कुछ खैर, आप तमाम लोगों से इल्तिजा है कि इनके लिए दुआ कीजिए कि इनके साथ कोई ऐसी कोई बात ना पेश आए। वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है नाइट हॉरर, और इस प्रोग्राम में आप लोग हमें कॉल करके
उन वाकयात के बारे में बता सकते हैं जिनके बारे में आप शायद अपने घर वालों को भी खुल के नहीं बताते। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा अभी पिछले कॉलर के साथ हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपको मना किया गया या कुछ भी है, तो मेरे हिसाब से आपको बताना दुरुस्त नहीं होगा। खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। बढ़ते अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद अब। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं उमेर बात कर रहा हूँ। जी उमेर, बोलिए कहाँ से किधर से कॉल कर रहे हैं आप? लाली से। जी बताइएगा। मैं अपने घर का किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जी बोलिए। जिस घर में अभी मैं रहता हूँ ना मिनाज भाई, इस घर में आज से कुछ टाइम पहले घर में रखी हुई चीजें गायब हो जाती। सही। घर में पका हुआ खाना ऑटोमेटिकली उसमें से कम हो जाता था। सही। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे दादा को। उनको किसी ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, फिर उसके बाद दादा को किसी ने बताया कि फलाने जगह ऐसे आमिल होते हैं, उनसे जाके रास्ता करें। ठीक है, तो फिर जब दादा गए वहाँ पर तो उनसे रास्ता किया, तो पहले तो उन लोगों की डिमांड भी होती है कि हम ऐसा कर देंगे तो ये होगा वो होगा। बहरहाल उन्होंने कहा, अंडे का कहा उन्होंने ना कि ये अंडा है, आप अपने घर के सबसे कोने में जो जगह हो ना उसमें खोद के ये अंडा रख लिया, और 10 दिन बाद आप यही अंडा लेके मेरे पास आइएगा। दादा ने ऐसे किया, जब अंडा रखा 10 दिन बाद निकाला, वो लेकर गए तो उन्होंने वो अंडा रखा, थोड़ा नहीं कुछ पाया वगैरह उन्होंने, तो फिर अंडा निकाला उन्होंने, तो अंडा उन्होंने दादा के सामने तोड़ा तो उसमें से कुछ कीड़े, बाल वगैरह इस टाइप की चीजें निकली। अच्छा, और ये कब की बात है? ये बात होगी 5 साल पहले की बात होगी। और उसके बाद से कुछ मतलब ऐसा अमल तो नहीं हुआ ना? नहीं, बात अभी भी कंप्लीट नहीं है मिनाज भाई। तो उन्होंने अंडा जब उसमें वो चीज निकली, दादा को पक्का यकीन हो गया कि ये आमिर ठीक है और हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है। बहरहाल दादा ने हमको पैसे दिए, तो पैसे कितने 10,000 रुपए दिए। दादा ने कहा जान से बढ़कर नहीं है, 10,000 के 20,000 भी देना तो मैं देता। उन्होंने पैसे दिए, फिर आ गए, उन्होंने एक अंडा और दिया, क्या ये रखें, अगर इसमें से भी ऐसी होता है तो आप मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, फिर अंडा रखा, फिर उसमें से ही बिल्कुल ऐसी हुआ। फिर दादा ने वहाँ पैसे दिए, लेकिन वो चीजें उन्होंने जब से देखा कि हो रहा है तो उनको यकीन आता गया। फिर हमारे एक कजन होते हैं वासिफ, वो एक बार दादा के साथ गए, तो यकीन करें मिनाज भाई, ऐसे आमिलों को गुस्सा आता है, दिल से बददुआएं निकलती हैं कि उन्होंने पहले से ही एक अंडा तैयार करके रखा होता है, जो केमिकल या कुछ ऐसी होती है चीजें जोड़ देती हैं। उसके जरिए उस अंडे के अंदर, खाली अंडे के अंदर पहले से ही इस टाइप की चीजें डाल देते हैं, कीड़े वगैरह, बाल वगैरह, उसको बिल्कुल वैसे जोड़ देते हैं और रख देते हैं। और जो उनके पास आता है, जैसे हमारे दादा गए, वो गए तो उन्होंने अपना अंडा दे दिया जो उन्होंने बना के पहले से रखा हुआ होता था। अच्छा, ताकि लोगों का दिमाग में ये बात आ जाए कि ये आमिर ठीक है और हमारे घर में ऐसा वाकया हुआ है। तो मतलब आपका बताने का मकसद क्या था ये स्टोरी? नहीं भाई, बता ही रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, बता रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब ऐसा हुआ कि वहाँ एक जगह पर उन्होंने ऐसा धोखा दिया, सही है। दूसरा ये कि जब हमारे घर में ऐसा होने लगा, घर से चीजें गायब होने लगी और कोई भी मसला, यानी कोई भी काम होता था, कुछ भी होता था, उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो जाते थे ना। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में दादा की तबीयत खराब हुई। सही। तो आप यकीन करें कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हीं दौरान उनको एक वहम सा आ गया कि, यानी घर में वहम हो गया कि इन्हीं चक्करों की वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर और लोगों को दिखाया, बहुत सी जगहों को दिखाया कि पहले इधर इतनी आबादी भी नहीं थी जिस जगह हम रहते थे ना, ये कुछ अभी इतनी यहाँ पर हुई है। तो वहां पर एक पेड़ था मिनाज भी उसी घर में। आप यकीन करें, उस पेड़ का मुझे नाम याद नहीं है, उसका मौसम भी नहीं होता था पत्ते झड़ने का, लेकिन उस पेड़ के उस दिन पत्ते भी झड़ने शुरू हो गए उन दौरान।
और फिर उसी हफ्ते में, उन्हीं 10 दिन में दादा की डेथ भी हो गई। तो ये तो सारा साइकोलॉजिकल मैटर है ना, इसमें तो कोई वाकया, कोई कहानी, कोई किस्सा थोड़ी है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये। उसी तरीके से अगर किसी बंदे को, किसी बीमार को बता दिया जाए कि आपको कैंसर है और आप 3 महीने में मर जाएंगे, और बेचारा 3 महीने के अलावा 1 महीने में मर जाएगा। इस बात से रिलेट नहीं कर रहा हूँ कि उनकी डेथ हुई है, इस बात से मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि घर से चीजें गायब होना, गायब तो सुने, मैं आपको बताता हूँ, गायब तो नहीं, गायब तो इस बात को आप इस तरह देखिए कि गायब तो कोई भी कर सकता है, कोई मासी, कोई घर के बच्चों को आदत हो जाती है बचपन में। मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन में हर मोस्टली बच्चों की आदत होती है चीजें उठाने की। ये चोरी नहीं कह रहा मैं, उठाने की कह रहा हूँ, किसी को पता नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो किसी के काम की ही नहीं होती, बच्चों क्या कोई। हाँ, बच्चे तो इसी तरह ही कुछ भी होता है, मतलब ये तो रैंडम एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई मखसूस एक चीज के ऊपर बात थोड़ी कर रहा हूँ। जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं था, आप लोगों को कुछ फील नहीं होता था, आपको फील होता था, तो ये तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना सिंपल। फिर ये क्या हो सकता है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आपको मैं अभी बोल दूं कि आपके पीछे कोई है, तो अब आपको ना चाहते हुए भी आपको लगेगा कि कोई पीछे नहीं। भाई अभी मैं घर में अकेला ही हूँ। ये देखिए ना, ये आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन गया। अब आपको लग रहा है डर, अब आप कह रहे हैं मैं घर में अकेला हूँ। अगर मैं बोल दूं आपके घर में लाइट, जिस जगह लाइट नहीं है उसी जगह पे कोई है, अभी से एक ही रूम की लाइट जल्दी आगे पूरे घर में लाइट बने, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपकी ज्यादातर जो खौफ है वो खौफ, आप कहने का मकसद ये सिर्फ एक वहम टाइप की कोई चीज होती है या बनाई हुई चीज होती है? जी, अमूमन सही है। बहुत सारे केसेस असली कुछ और भी होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस और होता है। जी, आपके कहने वाले रात कुछ और होता है और हम लोग बना कुछ और लेते हैं, समझ कुछ और लेते हैं। डिपेंड करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके असल में ऐसे वाकयात हुए हैं। बहुत सारे होते हैं जो वहमी होते हैं लोग, कुछ होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा होता है ये बात कि यार हमारे ऊपर काला जादू हुआ है, हालांकि उनके ऊपर काला जादू हुआ नहीं होता, वो खुद ही अपने ऊपर काला जादू इम्पोज कर रहे होते हैं और फिर वो उसी में ही उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। सही है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक हमें जो नेक्स्ट शो है अब करने वाला वो ब्लैक मैजिक, काला जादू, इस पे का जरा इंफॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए। उसमें वाकयात कम से कम हो लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा पास हो, ताकि उन लोगों के लिए काम आए जिनके पास नॉलेज नहीं है इस चीज की। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं खिजरा। जी खिजरा जी, खिजरा बोलिए जी। मेरा वाकया है ये ऐसी ही था, मेरे कजन के फ्रेंड्स के साथ हुआ था। ये आपकी कजन के फ्रेंड के साथ? तो आपको कैसे पता चला? ये मेरी कजन ने मुझे बताया था। ओफ अल्लाह, इतनी दूर का रिलेशन। चले बताइए क्या वाकया है? जी, ये हुआ था एफसी एरिया के साइड में, जो गवर्नमेंट फ्लैट्स है ना। किधर की साइड पे? एफसी एरिया, लालू खेत जानते हैं? जी जी, उसकी वहाँ पे जो गवर्नमेंट फ्लैट्स है ना, बिल्कुल राइट साइड पे हैं। जी, वहाँ पे कुछ बुजुर्ग रहते हैं उन फ्लैट्स के अंदर ना, किसी एक फ्लैट के अंदर ना। तो वहाँ पे वो जो बुजुर्ग है ना, वो मतलब चिल्ला वगैरह काटने में ना बहुत मतलब पहुंचे हुए बाबा है, इस तरह से उनको आप ये कह सकते हैं। तो वो जो मेरे कजन, उनके घर में वो जो बुजुर्ग है ना, उनके घर में शादी हुई थी। तो वो जो चिल्ला वगैरह काटने की जो किताबें होती है ना, उन्होंने एक कमरे के अंदर रखी हुई थी। और वो जब शादी में गए ना, तो उनके घर में जो मतलब आए हुए थे लड़के, उनको मना किया था कि इस कमरे के अंदर मत जाना, यहाँ पे किताबें इम्पोर्टेंट, इन किताबों को तुम बिल्कुल भी मत छूना। तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि छोड़ो। वो जैसे वहाँ से गए ना, शादी वाले सब चले गए थे, वो लड़के घर में थे। उन लड़कों को मस्ती सोची, वो लोग कमरे में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ना कि वो जो किताब खोली ना, जो इम्पोर्टेंट किताब थी, उनको पता नहीं कितनी दफा उन्होंने रीड किया। उस रीड करने के बाद उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं हो रहा, इन किताबों को छोड़ो। उन्होंने ना इधर उधर हो गए वो सब। एक लड़की को ना गेट बजने की आवाज आई। वो गेट, वहाँ पे गेट खोलने गया तो उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा गेट खोलो आपने। उन्होंने कहा किसने बुलाया? उन्होंने कहा आपने बुलाया। तो उन्होंने कहा, उसने ना लड़के ने गेट खोला तो उन लड़के ने बताया कि उनका पूरा सर से लेके पाँव तक ना उनके पूरे व्हाइट कफन में थे, और उनमें 1 और 2 जेंट्स थे। और वो उनके जो लेडी थी ना, उसके बाल पूरे यहाँ तक के थे।
तो उसने देख के ना वो गेट बंद कर दिया, वो गेट बंद करके भागता अंदर गया लड़कों के पास, और उसने वहाँ का भी गेट बंद कर दिया। तो वो लड़का खिड़की से वो लोग आके बोल रहे कि गेट खोलो, तो उसने वहाँ से भी ना खिड़की बंद कर दी। तो उनका एक कजन है ना वहाँ से गेट खोला और भागा वहाँ से। तो जब गेट खोल के भागा ना, उन्होंने छत पे पूरे भूतों की मतलब इतना बारात थी, उन्होंने जितनी दफा उस बुक को रीड किया था उतने ही भूत वहाँ पर आ गए थे। और उन्होंने वो जो सब बिल्ली के बच्चे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, इस तरह से वो लोग कमरे के अंदर ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने कॉल मिलाई कि खुदा के लिए हमें आके बचाओ, हमने अजाब बुला लिया यहाँ पे। कि वो जो बाबा थे वो वहाँ से भागते हुए आए शादी से, और उन्होंने उनको इतना डांटा अपनी नाज भाई, इन्होंने इतना मतलब कि उन्होंने इतना कोई मजाक समझा ना उस चीज को। वो आ गए, उनको तो सिर्फ एक इशारा चाहिए बुलाने का। अभी भी मेरे रूंगटे खड़े हुए हैं। तो आपके क्यों खड़े हुए हैं? आपके साथ थोड़ी पेश आया है। नाज भाई मेरे साथ भी हो चुका है। तो आपके साथ जो हुआ है वो बताइए ना, आप अपने तीसरे बंदे का बताइए जिसको आपने कभी देखा भी नहीं होगा, बताइए। मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, मेरी मतलब बर्थडे थी ना, तो मेरी बर्थडे जिस दिन थी ना, मैं वहाँ पे रास्ते के बीच में सो गई थी। रास्ते के बीच में सोई, मेरे पास ना मेरी अम्मी से अक्सर सर्दियों की थी वो रात ना, मेरी अम्मी जो है ना आकर हम लोगों को जो है ना लिहाफ वगैरह देख लिया करती थी हम लोग के पास के ढका हुए बच्चों के पास या नहीं। तो मेरी अम्मी ने, मैं समझी जीने की अम्मी, मेरा कमरा जो है ना वो ऊपर की तरफ था, वो जीने की तरफ से ना मैं समझी कि मेरी अम्मी आ रही है, लेकिन वो मेरी अम्मी नहीं थी और हमारी था भी कुछ दूर। तो ना हम लोग वहाँ, मेरी अम्मी जीने समझी मेरी जीने से आ रही है, तो मैं ना वो अम्मी के रूप में थी। जब वो मेरे पास आके बैठी है ना, मैं मेरी अम्मी की तरह मेरे सर पे हाथ फेरने लगी, मैं समझी अम्मी है। मैं ना अम्मी को जब हाथ पकड़ा ना, मुझे उसका हाथ अजीब सा लगा। जब मैंने मिनाजी उसकी शक्ल देखी ना, आप यकीन करें उसकी वाइट शक्ल थी और उसकी आंखें इतनी खौफनाक, जैसे बिल्कुल ब्लैक आंख थी, और उसकी शक्ल और उसके बाल इतने लंबे थे। मैंने तो चीख मारी, मैं अपने चाचा के पास जाकर चिपट गई, और चाचा मुझे होश में लाया, मैं होश में नहीं आके दे रही, इतनी चीखें। वहां से अम्मी ऊपर से आ गई, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, एकदम लाइट वगैरह खुली। ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैं रास्ते के बीच में लेटी थी। ये तो मैं जानती थी रास्ते के बीच में नहीं लेटना चाहिए। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। थैंक यू। खौफ एक ऐसी फीलिंग का नाम है जिसके बारे में कभी किसी ने शायद कोई मतलब नहीं जान पाया हो। इंसान का सबसे बड़ा खौफ है फियर ऑफ अननोन, उस चीज का खौफ जिसको देख नहीं सकता। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसकी आप ताकत का अंदाजा लगाइए। जिस चीज को आप देख नहीं सकते आप उसकी प्रेजेंस का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वक्त, इस लम्हे, इस पल में जिस भी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में आप सुन रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ के छत पे सुन रहे हो, या अकेले कमरे में सुन रहे हो, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी आयतुल कुर्सी का विर्द जरूर करते रहा करें, क्योंकि क्या पता शायद आप अकेले ना हो इस जगह पे जिधर आप समझ बैठे हैं कि आप अकेले हैं। सिराज सिकंदर और उनके साथ फौजी जवान हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मिसिंग चैन और फातिमा आई थिंक हमारा प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू। ओसामा जो कि हमारे एडमिन है, उनके भी कई सारे दोस्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जैसे सबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू हॉरर एफएम 105, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। इस प्रोग्राम में 3 तरीके हैं शामिल होने के। नंबर 1, कॉल करिए 11100105 पे और अपना वाकया, अपनी कहानी, वो कहानी पेश कीजिए, बताइए जो आपके साथ हुआ। या फिर अगर आप लोग हमें एसएमएस करना चाहते हैं तो अपना एसएमएस भेजिए 1313 पे। क्रिएट मैसेज यानी मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट,
स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना वाकया लिखिए, अपनी हाजिरी लगाइए और भेजिए अपना 113। अगर आप लोग फेसबुक पे मौजूद हैं तो फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी। उस पेज को सर्च कीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा मेंबर्स जिस पेज पे होंगे 16,000 प्लस, वो पेज ओरिजिनल है, बाकी सारे फेक हैं। उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे ऑफिशियल लेट नाइट हॉरर शो के मेंबर आप लोग बन सकते हैं और वहां पे अपने वाकयात कहानियां शेयर कर सकते हैं। दिस इज मिनहाज अली अस्करी, दिस इज हॉरर एफएम 105 एंड दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. So scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Late Night Horror Show. जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है लाइन पे मौजूद अब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी मैं रिजवान बात कर रहा हूँ, मोइनाबाद मलीर से। जी बताइए रिजवान। मिनाज भाई, मेरा एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि माशाल्लाह से आपका बहुत लोग प्रोग्राम सुनते हैं। इस वाकये में एक नसीहत भी। मेरे दोस्त शादी की तकरीब से वापिस आ रहे थे रात को, तकरीबन 12 बजे के बाद। तो अपना ये बिना टर्मिनल वाला जो रोड है वहाँ पे ना बच्चे को जैसे ना टॉयलेट की जरूरत पड़ी ना, तो उन्होंने बिना टर्मिनल के ऊपर गाड़ी रोक ली, तो दरख्त के साथ उनको जैसे टॉयलेट की जरूरत देने से करवा दी और वो बैठ गए। जब वो आए तो उनकी ना तबीयत बहुत खराब हो गई ना बच्चे की। तो मिनाज भाई, तो उनसे पूछा उनको, यानी जैसे मौली साहब के पास ले गए, जैसे डॉक्टरी इलाज तो करवाया पहले बहुत, इसके बाद मौली साहब के पास ले गए। मिनाज भाई जी बोलिए। हाँ, तो मौली साहब ने बोला कि जैसे कि वहाँ पे जहाँ पे इनको टॉयलेट की जरूरत हुई, वहाँ पे ना किसी बहुत ही खतरनाक चीज का असर था जो इनके ऊपर आ गई है। तो फिर वो बच्चा माशाल्लाह से 10-11 साल का था, लेकिन जैसे बता सकता था मिनाज भाई ना। तो उनसे पूछा कि बेटा आपको क्या नजर आता है, जैसे
बोला पापा जैसे कोई ना एक बंदा है बहुत खौफनाक है और उसके हाथ में ना तलवार है मिनाज भाई। तो मिनाज भाई उसको ना जैसे कि डॉक्टरी रिपोर्ट के लिहाज से ना वो बिल्कुल मतलब सही थे ना, डॉक्टर भी परेशान थे इनको हुआ क्या है, मगर वो जैसे तो बता रहे हैं जैसे ये रूहानी जैसे कि ये कोई चीज आ गई थी ना उनके ऊपर, तो वो उनको ना बहुत ज्यादा कई दिन तक परेशान करती रही। हम लोग भी उनके जैसे घर पे गए बच्चे की तबीयत मालूम करने मिनाज भाई, तो वो तकरीबन 1 हफ्ते तक यानी ये सिलसिला चलता रहा, बड़े बड़े लोगों को दिखाया ना, और रोजाना वो बच्चे से पूछते, बच्चा ये बोलता है कि बाबा वो मुझे मार रहा है, बाबा मुझे मार रहा है वो। तो वो ना फिर 1 हफ्ते के बाद उनका ना इंतकाल हो गया बच्चे का ना मिनाज भाई। उस बच्चे का इंतकाल हो गया? जी मिनाज भाई। तो वो चीज इतनी हावी हो गई मिनाज भाई कि उसने आखिर अपना ना मतलब काम कर दिखाया मिनाज भाई, और उस बच्चे को ना मतलब यानी मौत के आगोश में चला गया वो बच्चा मिनाज भाई। मेरी भाई आपका प्रोग्राम बहुत से लोग सुनते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी आ रहे हो कहीं से भी, तो कहीं भी मतलब ना इस किस्म की टॉयलेट की जरूरत हो तो कहीं पे भी ना मतलब बच्चा हो या बड़ा तो कहीं भी मतलब ना करें, या अपने बड़ों से यही सुना है कि वहां पे इजाजत ले लें। अब वो ऐसी यानी चीज हुई कि उस बच्चे की 10-11 साल की बच्चे की जान ले ली मिराज भाई। तो ये कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए बताते हैं सबको प्लीज कि इसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया मिराज भाई, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले थोड़ा सा मूड को लाइट इन कर लेते हैं। इतनी बार मिनहाज भाई बोल दिया, मैं खुद अपना नाम रट गया। मुझे मिनहाज भाई मुझे शक हो गया कि किसी और को तो नहीं कह रहे मिनहाज भाई असल में। जब मैंने ये शो शुरू किया था तो उस पहली एपिसोड में इस प्रोग्राम को शायद अब 8 महीने होने वाले हैं, 8 नहीं तो 6-7 होने वाले होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में एक कॉलर आए थे जिन्होंने आके PIA की कहानी हमसे डिस्क्लोज की थी, PIA ट्रेनिंग सेंटर की। उसके बाद जब वो ऑनर गई कहानी, उसके बाद कई सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि जी PIA ट्रेनिंग सेंटर में हमारे भाई काम करते हैं, हमारे वो काम करते हैं, और ये बात दुरुस्त है। उसी तरीके से अभी लास्ट शो में हमें शहीद मिल्लत रोड की एक बिल्डिंग के बारे में बताया गया, जिसको जाके पर्सनली मैंने खुद देखा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका अंदर जाने का, ना ही उसके चौकीदार से मिलने का। लेकिन जिन साहब से मुलाकात हुई उन्होंने मुझे जो बातें बताई उससे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये बात दुरुस्त है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाकये की तरफ, जो कि हमें भेजा है रेयान ने। वो कहते हैं आप कैसे हैं मिनाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बताते हैं ये वाकया जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये मेरे साथ ही पेश आया था लास्ट फ्राइडे को। दरअसल मैं और मेरी बहन रूम में सो रहे थे तो मेरी आंख अचानक से 3 या 4 बजे खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आंखों के सामने एक औरत और एक बच्चे को देखा जिसने बिल्कुल वाइट ड्रेस पहना हुआ था, और उन दोनों के फेस बिल्कुल जले हुए थे और वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे। मैंने अपनी बहन को उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, वो मेरे इतने करीब थी पर मेरा हाथ उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मेरी आंख उस औरत और उसके बच्चे पर पड़ी तो उनकी आंखें बिल्कुल रेड हो रही थीं, और आप यकीन करें कि उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके दांत बहुत ही बड़े, और पता नहीं वो ये बोल रहे थे शायद कि तुमने हमें देख लिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और अब देखना हम तुम्हें अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तो भाई मैंने आंखें बंद कर ली, दुआ करनी शुरू की, और जब बाद में आंखें खोली तो वहां कोई भी नहीं था। सुबह उठते मैंने अपनी बहन को सारा किस्सा बताया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोल के ये टाल दिया कि ये सब तुम्हारा वहम होगा और ये बात यहाँ खत्म हो गई। और भाई प्लीज शेयर कीजिएगा, एंड बाय, एंड योर शो इज ऑसम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेयान। अपनी वालदा को इस
के बारे में जरूर बताइएगा, सब कुछ बताइए, ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट वाक्य जो हमसे शेयर किया सैयद अब्दुल रहमान ने शेयर किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैम। ये मेरा एक दोस्त का वाक्य है। दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम अबू धाबी टू सऊदिया। वो कहते हैं हाईवे पर थे तो अराउंड 2 बजे के करीब हमें रात के अंधेरे में नजर आया कि एक बूढ़ा आदमी आगे खड़ा था एंड ही वांटेड लिफ्ट। हमारी कार क्योंकि फुल थी तो हमने उसे लिफ्ट नहीं दी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि वो कहता था कि 10 से 20 मिनट के बाद वही आदमी थोड़ी देर बाद फिर नजर आया। वो लोग चौंक गए। फिर 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद दे सॉ दैट मैन अगेन। वो कहते थे कि हमने कार किसी भी तरह टर्न की एंड वो रूट कुछ भी करके चेंज किया। इस तरह का वाकया एक सऊदी अरब में एक रोड है, उसके बारे में कहा जाता है वैली ऑफ जिन कहते हैं उस इलाके को। इसकी वीडियोस भी काफी मौजूद है यूट्यूब पे, अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। गाड़ी ऑटोमेटिकली उस पूरे हाईवे पे चलती है, बाकायदा स्पीड में चलती है। आप गाड़ी ऑफ कर दें, बंद कर दें, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनको ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फौरन एक्सेप्ट कर ली जाते हैं। बढ़ते अपने कॉलेज की तरफ देखते लाइन में कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मिजराब बात कर रहा हूँ नाजाबाद से। मिजराब जी सर। जी क्या वाकया आपका? सर वो वाकया तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन ये कि मुझे आपसे कुछ इस तरह का शेयर करना था कि जिस तरह की आपकी जस्तजू है, जो आपका प्रोग्राम है, मुझे बहुत पसंद आया है। और दूसरा बात ये कि मुझे ऐसी जगहों पे जाने का बहुत शौक है, जैसे शहीद मिल्लत रोड पे जो आपने बिल्डिंग बताई है। तो जाने का शौक क्यों है, क्या मतलब, क्यों? मैं ऐसी जगहों को वॉच करना चाहता हूँ, मुझे शौक है। उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? मुझे शौक, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह जाना। नहीं यार, ये तो मतलब आपके लिए ही नुकसानदेह बात है। नहीं, कोई नुकसान की नहीं है। इंसान की अपनी एक विल पावर होती है, उसको अगर इस्तेमाल करता है तो ये चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा मकसद उनको तंग करना नहीं है, हमारा मकसद उनसे जो है, अगर हम एक चीज को अगर हम देखने जा रहे हैं, उस चीज को अगर कन्फर्म तो बहुत अच्छी है। मैं यही तो कि वो बेचारे कोई अम्यूजमेंट पार्क थोड़ी है कि हमसे मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे आपके पड़ोसी हैं, जी, जैसे इस शहर में बहुत सारे लोग हैं, जरूरी थोड़ी कि आप हर किसी से मिलने जाते हो। आप तो सिर्फ उनसे ही मिलने जाते हैं जिनको आप जानते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन आप उनके पास तो नहीं जाते जिनको आप नहीं जानते, या उनके पास भी जाते हैं? लेकिन ये कि ये एक ऐसी चीज है कि मतलब हर कोई शौक नहीं रखता, लेकिन ये कि जिन लोगों को शौक होता है, जिस तरह आपको है कि आप भी तो गए थे देखने के लिए। मैं तो इस बात को इसलिए टेली करने गया था ताकि मैं ऑनर आके बता सकूं कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। तो अगर अब दोबारा अगर आपका जाना हो तो अगर आप मुझे कॉल लें तो मैं पहुंच जाऊँ। जनाब, आपके पास कोई वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ है। हम 3 मतलब मैं, मेरा मामूजाद भाई और मेरा एक दोस्त, हम लोग शबे महराज की रात को, जिस रात में कब्रिस्तान नहीं जाया गया, शबे बारात की रात में जाया जाता है, तो हम कब्रिस्तान में गए। तो सबसे पहले तो आपको हंसी आएगी, पहला जो हमारे साथ हुआ कि जब कब्रिस्तान के अंदर सलाम कहते हुए हमने कदम रखने की करी, तो मेरा सबसे पहला कदम था जो रुका। उसके बाद हम आगे बढ़े तो उस जो सीधे हाथ पे जो खबरें थी उसके ऊपर कुछ लोग लेटे हुए थे, हिरोइनची, जो ऐसा लगा कि मुर्दे बाहर आ गए। बहरहाल उस पर हम लोगों को हंसी आई। आगे बढ़े, जाके मैं नानी फतेह पड़ी, अपने खालू की कब्र में पड़ी। फिर जब हम अपने दोस्त की नानी की कब्र पे फातह पढ़ने के लिए कब्रों पे से चलते हुए गए, हमने वहाँ पे फातह पढ़ी। हम 3 के अलावा वहाँ चौथा कोई नहीं था। तो जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो वहाँ पे एक बुजुर्ग हमारे साथ बराबर में खड़े हुए दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे। तो तीनों ने एक दूसरे को न बात करी, कुछ नहीं, दुआ मुकम्मल करी और खामोशी से कब्रिस्तान से बाहर आकर आपस में एक दूसरे से बात करी।
तो तीनों ने बाकायदा उन बुजुर्ग को देखा है। और वो बुजुर्ग किधर थे? ये पापोश कब्रिस्तान। नहीं मतलब आप लोगों ने किधर देखा था उनको? खबर पे हम तीन उस खबर पे खड़े हुए थे और ये चौथे बुजुर्ग भी उसी खबर पे खड़े हुए, दो हाथ उठाए हुए। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ये कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ जी बताइए कि अगर आप उस बिल्डिंग पे साथ चले चले तो बहुत बेहतर होगा। चलें से इंशाल्लाह ताला। ये नंबर है आप मेरा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है। चलें, थैंक यू, थैंक यू। 1313 पे अपनी नजर डालते हैं और लोगों के मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करते हैं। FM 105 सलाम मिनहाज भाई, मैं बिलाल। अभी आपने जो वैली ऑफ जिन के बारे में बोला, मैंने सुना है उस रोड पर समरी जादूगर की नहुसत है, इसलिए कार बेंड होकर भी चलती है। इज दैट ट्रू? अगर आपको मजाक सूझ रहा है तो आप मजाक समझ लीजिए, लेकिन अगर आपको असलियत जाननी है तो इसके बारे में आप जरूर इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। माय नेम इज सना एंड माय सिस्टर नेम इज ताइबा। आप कैसे हैं मिनहाज भाई? हम आपका शो सुन रहे हैं और आपका शो बहुत जा रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमीज, ये वाकया हैदराबाद की एक बिल्डिंग का है। उस बिल्डिंग में एक औरत की रूह है। वो बिल्डिंग पूरी खाली है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग से वो औरत दिखाई देती है। रमीज, आपने अपना जो भी है वाकया इतना मुख्तसर लिखा है कि समझ नहीं आया कि असल वाकया था क्या। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? अमीन रजा बोल रही हूँ कराची से। जी अमीन साहब, आप मुझे भी को इन बातों पे यकीन है कि नहीं? जी मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे साथ एक दो दफा तीन दफा ऐसा हो चुका है और यही मुझे आपको बताना था कि ये बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं और हमें इस पर यकीन करना चाहिए। बताइए अपना वाकया। दरअसल हम पहले रहते थे रिजविया सोसाइटी पे। सही। मैं बहुत छोटी थी जब, तकरीबन 6-7 साल की थी। तो शुरू से मैंने ये देखा था कि अम्मी अब्बू और हमारे घर वाले जो है वो ये कहते थे कि बराबर में हमारे पठान फैमिली रहते थे और पठान वो बहुत टिपिकल टाइप के पठान और पर्दे वाले उस टाइप के लोग थे। वो उनके घर जाने आने के लिए मना करते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम मैं उसका नहीं लूंगी। सही। तो वो बहुत ज्यादा मुझे मना करते थे, लेकिन उस लड़की से क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैं उसके साथ खेलती थी, इसलिए मेरा वहां जाने का बहुत दिल चाहता था। लेकिन बहरहाल उनकी जो वालदा थी, उनकी एक दादी थी, वो अंधी थी और 2 भाई थे बड़े और ये 2 छोटी बहनें थी। बड़ी वाली लड़की से मेरी दोस्ती थी। तो उनकी जो वालदा थी, उनको उनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि जब वो गुस्सा उनको आता था बहुत ज्यादा, तो वो अपने होंठ चबा लेती थी, जबान चबा लेती थी और अपने हाथों की उंगलियां चबा लेती थी। और बच्ची को, जो मेरी फ्रेंड थी, उसको इतनी बुरी तरह मारती थी कि वो बेहोश थी बच्ची। अच्छा। उनके घर के जो लड़के थे, उनका नाम भी मैं नहीं लूंगी। एक बड़े भाई थे उनके और एक छोटा था लड़का, जो वो हमारे साथ खेलता था। वो भी, उसके साथ भी कुछ मसला था। उसके साथ मसला ये था कि वो जैसे आज अगर बाल उसने अपने कटवाए हैं और 1-2 दिन के बाद हम देखते थे तो उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए होते थे, नाखून भी उसके बहुत जल्दी बढ़ जाते थे और आइस का उसको जो शेड था वो चेंज होता रहता था। तो उसको भी गुस्सा बहुत आता था। बहरहाल कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, किसी की कुछ समझ में नहीं आता था। तो फिर ऐसा हुआ कि वो बहुत बीमार रहने लगी खातून और आए दिन उनके घर में यही होता था कि वो गुस्से में अपने हाथ पैर चबा लेती थी, उंगलियां चबा लेती थी और अपने होंठ बिल्कुल कीमा कर लेती थी। यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनका मुंह से ब्लड जो है वो गिर रहा होता था, हाथों से भी बहुत जख्मी हो कर लेती थी वो। और वो थोड़ी देर के बाद सही हो जाती थी, उनके होंठ और जबान सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे।
फिर कुछ मैं काफी बड़ी हो गई, घर से निकलने पाबंदी हो गई, घर से नहीं निकलने देते थे। फिर पता चला कि उनकी वालदा को जो है इंतकाल हो गया। बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल बराबर वाला घर था उनका। तो जब हम उनके पता चला कि वो मर गई हैं, तो सब मोहल्ले वाले उनके घर पहुंचे। उनके चारपाई पे मैयत रखी हुई थी और मैयत के पास औरतें बैठी हुई थी, लेकिन उनको कफन वगैरह भी इस तरह दिया गया था जैसे हिंदुओं में दिया जाता है ना, कि सुहागन को बिल्कुल लाल कपड़ों में और वो सुरमा उरमा मेहंदी वेहंदी लगा के तैयार करके उनको लिटाया हुआ था, क्योंकि वो सुहारी थी। जब वो नॉर्मली वो ऐसी लेटी नहीं थी जिस तरह से मुर्दे लेटे हुए होते हैं, लेकिन उनके छोटा बेटा था जिसके कलर आइज थी और वो चेंज करता रहता था अपनी आंखों का कलर। वो जब आया है अंदर दरवाजे से उस जगह पे खड़ा हुआ है आकर अपनी माँ की मैयत के पास, तो उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली हैं उन औरत ने जो मर गई थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं और उस लड़के की आंखों से बाकायदा 2-3 लोगों ने देखा है कि एक शुआ सी थी, जो बारीक सी लाइन थी जो उनकी आंखों से उसकी आंखों तक गई है, और उन्होंने दोबारा आंखें कर ली हैं और सारी औरतें डर गई। बहुत बुरी हालत हो गई सबकी। बहरहाल उसके बाद जो है वो जो उसके अंदर जो असर था लड़के के अंदर, सब ये कहते हैं जब किसी मौलवी से पता कराया है कि ये क्या हुआ है इनके साथ, तो पता किया कि जब ये प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा पैदा होने वाला था, जब से इनके ऊपर ये असरात थे, और अब जब ये मरी हैं तो वो असरात अपने साथ आंखों के जरिए उसके लेके चली गई हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। हदीका साहिबा का मैसेज आया, वो कहती हैं हदीका है, द शो इज डिफरेंट एंड सुपर्ब एंड यू टू, प्लीज जो स्टोरी आप शो के स्टार्ट में सुना रहे थे वो कंप्लीट सुनाएं। उसको कंप्लीट जरूर करेंगे, शो के कोशिश नहीं। फौजिया है, हाउ आर यू मिनहाज, ये शो इज ऑसम। मुझे अपने ही घर के अपने साथ पेश आने वाला वाकया बताना है, लेकिन आपकी कॉल ही नहीं मिल रही। आई एम सो सॉरी। आमिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं आपका शो सुन रहा हूँ, प्लीज मुझे उस लड़की का कांटेक्ट नंबर दे दें जिसको आपने कहा कि मुझे इन चीजों से मिलने का शौक है। उस लड़की का नहीं आमिर साहब, हम ऐसे किसी के नंबर हवा में नहीं बांट सकते। देखते ही देखते वक्त ऐसे गुजर जाता है जैसे पता ही नहीं चलता। देखिए 2:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम को शुरू हुए तकरीबन 1.25 घंटे हो चुके हैं। And we have another half an hour left. 3:15 तक आई थिंक मैं आज शो करने के लिए तैयार हूं, अगर दानिश मेहदी साहब नहीं आए हो, और अगर वो आ गए तो उनकी इजाजत हो तो मैं 3:15 तक प्रोग्राम कर लूं। दानिश आप आके मुझे फौरन बता दीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आज हमारे पास 2 ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं और उनको हम कॉल कर चलाएंगे। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ जौहर से। जी शुमाइला गुलिस्तान जौहर के कौन से ब्लॉक से आप कॉल कर रही हैं? मैं ब्लॉक 15 से बात कर रही हूँ, ब्लॉक 17 सॉरी। ब्लॉक 17? जी। अच्छा जी बताइए। मैं आपको जो वाकई शेयर करना चाहती हूँ, असल में ये काफी दिनों से हमारे घर में ये सब कुछ चल रहा है और मुसलसल हर कोई ये नोट कर रहा होता है ना, लेकिन ज्यादातर मेरा भाई और मैं जो है इन चीजों को बहुत ज्यादा नोट कर रहे होते हैं। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है कि मेरा भाई जो था वो सो रहा था, रात के 2-2:30 बजे उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके सराहने कोई मतलब औरत है जो कि बैठी रो रही है, यानी सिसकियों की आवाज आ रही है। तो वो हो सकता है ख्वाब देख रहा हूँ, वो उठा, मुंह हाथ धोया, फिर आके लेट गया। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली है सुबह, तो उसको बाकायदा लोबान की महक सी महसूस हो रही थी रात में। सही। दूसरे दिन उसी टाइम पे। ये 2-3 दिन का फिर गैप हुआ इसी तरीके से। अब मैं जो हूँ वो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो रात को लेट नाइट स्टडी भी मेरी चल रही होती है। तो इसी तरीके से रात में मैं पढ़ रही थी, तकरीबन ऐसी होते होते 3 बजे के टाइम पे मैं लेटी कि अब मैं पढ़ती हूँ तो अब मैं रेस्ट कर लूँ। अब मैं लेटी होंगी तो मुझे बाकायदा ऐसा फील हुआ, लाइट बंद थी मेरे रूम की,
तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरी सराहने कोई औरत है जो बाकायदा मैंने देखा है कि वो काले कपड़ों में है और उसके मतलब जो बाल है वो चेहरे पे हैं और बाकायदा उसके दोनों हाथों को मैंने महसूस किया अपने सर के ऊपर कि जैसे कोई एकदम से हाथ रखता है। उस वक्त मैं बिल्कुल मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी तरीके से मैं इस कमरे से बाहर निकल आऊं। मेरे मुंह में जो भी आयतें आ रही थी मैं बस पढ़ती जा रही थी और मैं उसी वक्त दरवाजा खोल के बाहर निकली हूँ। तो मुसलसल कुछ न कुछ वक्त से इस तरीके के मतलब वाकयात होते रहते हैं हमारे घर में और ये ऐसा टाइम होता है कि कुछ दिनों के लिए बहुत तेजी से ये चीजें चल रही होती हैं, फिर गैप आ जाता है, फिर दोबारा से बहुत तेजी से शुरू होती है। तो ये मैं आपको और अभी लास्ट जो वाकया आपके साथ पेश आया वो कब पेश आया था? ये लास्ट है अभी जो हुआ है वो तकरीबन 2 दिन पहले हुआ था कि रास्ते में मतलब गर्मियाँ आजकल इतनी हो रही होती है तो मेरा जो कमरे का दरवाजा है उसके रास्ते में मैं लेट गई थी सोने के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता है क्रॉल करते करते पकड़ के कोई चीज खड़ा होता है, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा कोई मतलब पैर पकड़ के कोई बच्चा खड़ा हो रहा है। तो मैंने उठ के फौरन देखा कि लाइट भी चल रही है, कोई छोटा बच्चा भी है भी नहीं हमारे घर में। तो मैंने उसी वक्त अम्मी को जाके उठाया कि अम्मी इस तरीके की क्या ये मतलब होते रहते हैं हमारे घर में ना। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें मैंने इतनी बार मना किया कि रास्ते में कभी नहीं लेटा करो, तो नहीं लेटा करो कभी भी, आपको नहीं पता कि किस चीज से गुजर। तो खैर अभी 2 दिन पहले ये वाकया हो चुका है। चलो अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल आपकी वालिदा के दुरुस्त फरमाना है कि रास्ते में नहीं लेटना चाहिए। सही। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब बढ़ते हैं उन ऑडियो क्लिप्स की तरफ जिनके बारे में मैं आप सभी बात कर रहा था। ये छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स मुझे मौसूल हुई हैं। पहले चलते हैं इन ऑडियो क्लिप्स को सुनते हैं और फिर मजीद गुफ्तगू प्रोग्राम के हवाले से करते हैं। Gina said to me I have to go. And I told her, don't you want to go? I don't. You understand? Do you understand? No, you understand. I don't want to go. Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I silence Minga. I command the spirit of evil to leave now. We don't want to leave. Though I am an unworthy servant of God, do no damage to this person or to any of the people in this house. Lord Jesus Christ, send your Holy Spirit into our hearts, our lives, Lord. Send your Holy Spirit into our lives, Lord. Lord Jesus Christ, our living God. I now exercise you most unclean spirit. You talk to your apostles to pass through dangers unharmed. Armed with the power of your Holy Spirit, I can attack your evil spirit in confidence and security. ये क्लिप है को हमने पिछले से पिछले शो में भी ऑनर किया था और चलाने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को नहीं दी थी। अंग्रेजी में और क्रिश्चियनिटी में जो जिन वगैरह का उतार होता है उसको एक्सोर्सिज्म कहते हैं और ये क्रिश्चियनिटी में बहुत बार होता है। कभी अगर आप लोग का इंग्लैंड की तरफ जाना हो, लंदन जाना हो या यूरोपियन कंट्रीज जाना हो तो
क्रिश्चियंस की चर्च में जरूर जाइएगा और उनके फादर से जरूर मिले और उनसे पूछिए इस अमल के। ये जो अभी आपने ऑडियो क्लिप सुनी, इन साहिबा का नाम मुझे अब याद नहीं, लेकिन जो एंड में था वो कैथरीन समथिंग इस तरह का नाम था। इनकी कहानी ये है कि ये भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, जैसे हर स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में यूनिवर्सिटी जाता है, दोस्तों के साथ बाहर घूमती है, इनकी भी एग्जैक्टली इसी तरह थी। अचानक इनकी जिंदगी में जब यू टर्न आया, जब एक दिन ये और अपनी इनकी दोस्त चर्च में दाखिल होने के लिए, चर्च में आने के लिए दाखिल वाले थे कि अचानक से कैथरीन, जो ये जिनकी आवाज है, इनको अचानक पता नहीं क्या हुआ और इन्होंने चर्च जाना अवॉइड कर दिया। जब पहली बार अवॉइड किया तो दोस्त समझी शायद कोई काम होगा, इसलिए वापस चली गई, और ये वक्तन फवक्तन होता चला गया और इतना हो गया कि शी स्टार्टेड हेटिंग रिलीजन। और फिर कड़ी से कड़ी मिलती गई, यहां तक कि इतना बुरा हाल हो गया कि बाथरूम भी ये अपने ही बिस्तर पे कर देती थी। कुछ नहीं होता, किससे क्या बात करनी है ये होश नहीं होता था। अटैक्स जो पड़ना शुरू होते थे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। फिर गंदगी खाना शुरू कर दी, यहां तक कि गोश्त खाना शुरू कर दी। घर में जो मुर्गी है, टर्की है, गोश्त है, वो कच्चा खाना शुरू कर दिया। तक लोग समझे, इनकी फैमिली समझे कि ये इनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन जो दोस्त इस लड़की के साथ हमेशा चर्च तक जाती थी, उसको अंदाजा हुआ कि नहीं, इसको एक फादर की जरूरत है और एक्सोर्सिज्म की जरूरत है। जब फादर को बुलाया गया और इनको दिखाया गया तो पता चला कि इनके अंदर 3 डीमंस मौजूद थे। डेविल, शैतान, जिन्नात, जो आप कहना चाहें। ये वाहिद दूसरी और या तीसरी ऑडियो क्लिप है हमारे पास, इसकी वीडियो भी मौजूद है YouTube पे। कि जिसे हमें प्रूव मिलता है कि सिर्फ इस्लाम में ही जन्नत का जिक्र नहीं, बाकी सारे मज़ाक में भी है। बात इन ऑडियो क्लिप्स से चलाने की ये नहीं बनती कि मैं लोगों को डराना चाहता हूं। पिछली क्लिप में जो हमने इस वेडनेसडे को चलाया था, उसमें बहुत सारे लोगों को डर लगा होगा। मेरा सवाल यह है कि डर से ज्यादा आपको ये तजस्सुस नहीं हुआ कि वो जबान कौन सी बोल रही थी? एनालिस मिशेल की हम बात कर रहे हैं, जिसपे कहा जाता है कि ये एक वाहिद एक्सोर्सिज्म है जिसको रियलिटी में असली समझा जाता है। वो लोग कहते हैं कि जब इस बेचारी के ऊपर एक्सोर्सिज्म हो रहा था तो इसने और इसके अंदर जो भी डेविल या डीमन था, उसने कन्फेस किया था कि 6 डीमंस मौजूद थे इस लड़की के जिस्म के अंदर, जिन्होंने बाकायदा अपने नाम बताए थे, 6 जिन्नात। हमारे शो में 10 मिनट बाकी हैं, जल्दी से अपने सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। 111-000-105 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? आरिज बात कर रहा हूँ मिनाज भाई। आरिज,
जी आरिस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मिनाज भाई। जी, क्या वाक़या आपका? मिनाज, वाक़या तो एक ये है कि हमारे यहाँ सामने पाक कॉलोनी में कमाल पेट्रोल पंप है। सही। तो और खुर्शीद मेमोरियल हॉस्पिटल भी है, उसके सामने वाली गली में और उसी पट्टी में आगे कचरा कुंडी है। तो वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 महीने के 2-2:30 बजे के करीब कोई एक लंबी सी औरत दिख रही है, व्हाइट सूट पहनी हुई, और बाद लोगों को नुकसान भी पहुंचा चुकी है। वो एक रक्शे वाले को भी, उसका रक्षा भी पलट दिया और उसको भी उठा के फेंका, यानी जख्मी कर चुकी है कई लोगों को। पहले तो मुझे अफवाह लगी, मैंने खुद जाके वहाँ इंक्वायरी की, क्योंकि वो जो पंप पे पंचर वाला है मेरी सलाम दोस्त। ये किधर की आप बात कर रहे हैं? जी, पाक कॉलोनी। पाक कॉलोनी, सही जी, पाक मॉडर्न कॉलोनी कहलाता है वाला एरिया। तो उधर मैंने जाके उससे मालूमात की, तो वो बोल रहे हाँ हो चुका है और यहीं पे आए। तो उसने मुझे सारी तफसील बताई, वरना मैं तो ही समझ रहा था इस चीज को। तो अभी यहाँ पे यह है कि कोई 12 बजे के बाद उस जगह से कोई पता नहीं है, शॉर्टकट है वो जहांगीराबाद से चुरंगी के लिए निकलता है। तो रात के 12 बजे की शॉर्टकट लेता हूँ। अच्छा। वहाँ से और बाकी एक मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, एक आदि कॉल करते हैं कि उनकी भाभी का निकाह हुआ हुआ जिन्नात से। तो मैंने अपने पीर साहब से इस बारे में डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको मशवरा दे दें कि शाकीक लेके चले जाए। शाकीक, जिसके बारे में उन्होंने बताया था पहले भी, एक कॉलर ने बताया था हमें। हाँ, शायद बताया हो कि वहाँ पे इस दिन ये ले जाए, कोई शाकीक, एक जलाली शाह बाबा और एक मासूम, इन 3 से हाजिर देते हैं, सब चल जाएगा जो भी मसला है। इस तरह के केस वहाँ सॉल्व हो जाते हैं। और वही जिनके साथ ये मसले हो रहे हैं, जिन्नात अभी जो बोल रहे थे कि मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, उनको भी यही मशवरा देना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं होके आया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है पता नहीं कितनों के केस हुए हैं। और वहाँ पे अच्छा, ये कहाँ है और ये क्या होता क्या इधर? आप जब गए थे तो आपके साथ क्या मंजर था, बताइए जरा। बहुत सारे लोग जो जा नहीं सकते उस जगह के बारे में समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो क्या है, जरा तफसील से बताइए। मज़ारात तो वहाँ पे मिला बहुत है। शाकीक वाले बाबा जो है 6 भाई हैं, और मेन वो है एक जलाली है, एक मासूमी है, तीनों करीब करीब ही हैं कि पैदल बंदा होके आ जाए। वहाँ पे हाजिरियाँ आती हैं बहुत। आज भी तो मेरे सामने आई, जिन पे जिन्नात वगैरह असरात होते हैं, तो वहाँ पे ले आके खाली मज़ार के अंदर बिठाना है, उसके बाद फिर वो खुद ही निपटते रहते हैं बाबा के जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं। यानी बहुत बुरी कंडीशन होती है, माफिया मांग रहे होते हैं कि माफ कर दे जलाली, इस तरह की आवाजें आती हैं। और बाकी एक मैदान हशर भी है वहाँ पे, एक मज़ार पे, तो उस मज़ार का बोलते हैं कि नमक खरीदा पे वो खा लें, और उसके बाद उस मैदान में एक आयत पढ़ के बस वो कलाबाजी खानी होती है। अगर कोई असरात वगैरह होते हैं तो खुद ब खुद वो कलाबाजियाँ खाता होता है। ये भी मैंने 2-3 केस देखे वहाँ पे, कि बे अपने होश में नहीं होते, धन कलाबाजियाँ खाते हैं और कुछ ही देर में होश में आ जाते हैं, शायद होके आ जाते हैं। कई केस इस तरह के वहाँ शाकीक पे हल हुए हैं। और इसी तरह इस 7 का भी है। अभी शाकीक से मैं 1 महीना पहले हो गया हूँ और अभी 1 आध हफ्ते के अंदर 7 भी आ रहा हूँ। अच्छा। तो जो लोग इन चीजों को नहीं भी मानते ना, तो उनको मैं आइडिया देना चाहूंगा कि 7 इन जगहों पे चले आए, ये नूरी शाह पे चले आए करीबी कराची में ही, और ये जिन चीजों पर हाजिरी आई होती है उनको खाली छेड़ के देख लें, पता लग जाएगा कि क्या होती है चीजें। तो कभी आपने जिनको देखा उनके साथ क्या होता क्या है, तो बताइए जरा, किस तरह के वहाँ पे एक्सरसाइज रहते हैं? मिला के ये जो जिन्नात वगैरह होते हैं उनके अंदर, जिस तरह आपने बताया कि औरत का भी आप बता देते हैं अंग्रेज के किसी का, इसी तरह की चीजें अंदर आई हुई होती हैं। तो वो जो होते हैं ना छोटे मोटे जो पढ़ाई से बने हुए होते हैं आलिम वगैरह, ये इनका केस नहीं होता वो, तो ज्यादातर वो इसी तरह की मदारत पे ले जाने की एडवाइस देते हैं। तो वहाँ पे जाते हैं तो ये वली अब्बास तो मानते नहीं होंगे कि वली के जो बुजुर्ग होते हैं तो वो इन सबको हटाते हैं। जैसे ये छोटा मोटे जिन्नात होते हैं तो ये नूरी शाह बाबा है यहाँ के लिए हैं, और अगर इससे बड़ा केस होता है तो फिर शाकीक लेके जाते हैं। कि बड़े जिन्नात जो होते हैं, जैसे निकाह हुआ है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो जिन्नात, वहाँ पे तो कम अज कम उतर जाएगा। तो मैंने खुद भी आजमाया है, एक दोस्त को मशवरा दिया था, उसके साथ भी यही केस था, जिनका तकरीबन जो आदि का है ना, तो हल हो केस आज उनकी शुदा है, तकरीबन 6 बच्चे हैं, एक लड़की की शादी भी हो चुकी है। ये हमारे मामू भी करते थे डिफेंस पे पहले, तो उन्होंने ही भेजा था उनको वहाँ। इसी तरह का तकरीबन केस था वो। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। राइट फोक्स, बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, बढ़ते अपने लास्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो,
वियर्ड। दोनों लाइंस पे आई थिंक कोई नहीं मौजूद था। एक वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है अभी, जिसको शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। मेरा दिल तो चाह रहा है उसको ऑनर करने का, लेकिन इट्स 9 minutes लॉन्ग। आई डोंट नो कि इसको चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्राई करते हैं अपने लास्ट कॉलर को, अगर ये नहीं होते तो फिर हम इस वीडियो को जरूर चलाएंगे। देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं बर्नार्ड जॉन बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे? बर्नार्ड जॉन, हसन स्क्वायर से। जी हसन स्क्वायर से बर्नार्ड जॉन। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। शुक्र जी, बताइए अपनी बात, क्या वाक़या आप? सर मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। सर अक्सर ये कहते हैं कि चीजें नहीं होती, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि होती हैं। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि चीजें होती हैं। आप साबित किसको करना चाहते हैं? नहीं, ये जो अक्सर इंसान यानी कि लोग कहते हैं कि नहीं होती, क्योंकि हम 4 दोस्तों ने एक दफा मैजिक किया था। मैजिक? अच्छा बताइए। जी जी जी। जिसमें से एक जी बोलो, सुन रहे हैं आवाज आपकी। मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा। ओके, that was pretty strange। जनाब, हमारा वक्त अब खत्म हो चुका है, और उन तमाम लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने फेसबुक पे अपने मैसेजेस दिए। जुनैर अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। मानी मिसिंग गाय, थैंक यू। खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माज आजम, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अली खान, आपका भी शुक्रिया। इमरान शरीफ, थैंक यू सो मच। मरियम रबादिया, थैंक यू सो मच। फैजान बेग, आपका भी शुक्रिया। आरजे फहाद एसके, थैंक यू सो मच। एंड सलाउद्दीन फरीद आवान, आपका भी शुक्रिया। अली अमजद, थैंक यू। एंड उमैर खान, बहुत शुक्रिया आपका। सभी अंसारी, सैयद बिलाल अली, आपका भी शुक्रिया। जैनब खान, थैंक यू सो मच। अमजद अली, आपका भी शुक्रिया। एंड तजम्मुल बेग, थैंक यू सो मच। एहसन नासिर, क्यूट नीना, थैंक यू। एंड आप लोग के नाम क्यूट नीना, असल नाम क्या नीना ही होगा ना? उसके अलावा जो सबसे पहले जिन्होंने अपने मैसेजेस किए थे, हम उनके नाम आज शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही बेचारे लोग हैं जिनके नाम अक्सर रह जाते हैं, और फिर मुझे अफसोस होता है कि ओप्स, उनके नाम रह गए। इसके अलावा उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजे 1313 पे, और हम जिनके शामिल कर पाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया SMS करने का। जिनके शामिल नहीं कर पाए SMS का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आपने अटेंडेंस लगाई। इसके अलावा उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें 11100105 पे कॉल की। अगर आप लोग हमारे शो में अपने वाकयात, अपनी कहानी, अपने किस्से शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी बात जो आपके साथ पेश आई हो इस शहर में, इस मुल्क में, जिधर हम सब आई थिंक रहते हैं, और हम सब की तकरीबन एक ही सोच है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनको आप शेयर हर किसी के साथ नहीं कर सकते, तो अगर ऐसी कोई बात आपके साथ पेश हुई है तो आप लोग अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है djminhaj@radio.fm, djminhaj@radio.fm। राहिला ब्रोही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद, थैंक यू सो मच। सारिब सिंह, थैंक यू। अली सुमरो, आपका भी मैसेज का शुक्रिया। नौशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जिया खुशी, राफिया एंड दानिश, सईद अहमद, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने SMS भेजने का।
जाते बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमने ये शो शुरू किया था उस वक्त जब पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का शो नहीं होता था। और इस शो को एक रीजन करने का ये भी था ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले। लेकिन देखते ही देखते इस तरह के शो की कई सारी टीवी पे भी कॉपी बन गई। मुख्तलिफ चैनल्स अपने अपने प्रोग्राम्स लेके बैठ गए। उनमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि शो में नहीं सच्चाई। जो कॉल कर रहे हैं ना तो वो पेड कॉलर्स हैं, ना झूठे, मेरी तरफ से एटलीस्ट झूठे वाकयात नहीं होते। लेकिन अगर आप खुद कॉलर्स आके झूठे वाकयात सुनाएंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर देम। कहते हैं कि इंसान को अपनी ही बात कभी कभी इतनी बुरी लग जाती है कि वो अपने वालिदैन को पीछे छोड़ देता है, अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है, अपने खानदान को छोड़ देता है, अपने दोस्तों को छोड़ देता है, सिर्फ एक छोटी सी बात बुरी लग जाए तो। ये इंसान की हम बात करें जिसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया हुआ है, जिसको सोचने समझने की सलाहियत दी हुई है। सोचिए वो मखलूक क्या करेगी अगर आपका मजाक उस मखलूक को बुरा लग गया। जरूरी नहीं हंसते हुए आप कमरे में अकेले हो। जिस घर में, जिस कमरे में, जिस भी जगह भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ कोई हो। हो सकता है कि आप कोई प्रोग्राम सुनने के बाद किसी और जगह जाना हो। हो सकता है कि आपको भी किसी के चलने के कदमों की आवाज आ रही हो सकता है कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां कोई हो। हो सकता है कि आप जब सो जाएं तो शायद कोई कमरे में हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी कभी भी अकेला नहीं होता। अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी रात 1 बजे। टेक केयर, लव यू ऑल, खुदा हाफिज। जाते जाते फेसबुक का अनाउंस करने जा रहा हूं मैं। फेसबुक पे जाइए, उधर लिखिए द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फैन पेज है मिनहाज अली अस्करी के नाम से, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।